तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स 01 का मॉड्यूल 1 का पार्ट 1। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम मॉड्यूल वाइज कवर करेंगे एंड मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमने जितना भी सिलेबस है उसको 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है और हर मॉड्यूल के अंदर हम 3 अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये आपके पास मॉड्यूल 1 का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मॉड्यूल 1 के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स है। हम दो करके 3 वीडियो में यहाँ पे सारे सिलेबस मॉड्यूल 1 का कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेट थ्योरी और स्ट्रेट लाइंस को कवर करेंगे एंड देन हम बाकी वीडियोस में बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या होती है? अब सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में आगे बढ़ पाएंगे, हमारा बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करा जाता है और नेचुरल नंबर होते हैं नंबर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब अनगिनत तक जितने भी नंबर्स होते हैं, जो नंबर आप काउंटिंग में बोलते हो ना 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनगिनत। तो ये सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। वेट, अब मुझे पता है कि आप काफी लोग कहोगे कि भैया यहाँ पे जो 0 लिखा है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना कि 0 से, और 0 से स्टार्ट करे तो ये होल नंबर कहना चाहिए हमें से। बट नहीं, IIT मद्रास की जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि 0 को भी आपको इंक्लूड करना है नेचुरल नंबर में। सो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में IIT मद्रास की जो थिंकिंग है आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, एल्स आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ ऐसे याद रख लो कि नेचुरल नंबर में आपको 0 भी इंक्लूड करना है। 0 से इन्फिनिटी तक जो नंबर होता है उनको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। चलो अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इंटीजर्स इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। एंड ये जो अगर ये देखो बेसिकली नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दोगे तो वही आपका इंटीजर बन जाए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना इसमें -1 -2 -3 ऐसे है एंड ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, चलो अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इज नथिंग बट आप कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप बचपन से करते आए हो। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो। ठीक है, अब आपको ये स्टार्टिंग के 4 तो पता होंगे, हो सकता है कि आपको ये लास्ट वाला मॉड्यूलो ना पता हो। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो एडिशन का मतलब तो आपको पता ही है कि ऐड करना। ठीक है, तो 12 + 6 करेंगे 18 आएगा। सब्ट्रैक्शन भी आप 12 - 6 करोगे तो 6 आएगा। डिवीजन आपको करना आता है कि 12 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। मॉड्यूलो देखते हैं। मॉड्यूलो को MOD ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है एंड इसका एक और नाम है रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। अब देखो मॉड्यूलो इज नथिंग बट रिमाइंडर ऑपरेटर। जब भी आप डिवाइड करते हो तो कुछ रिमाइंडर बचता है ना। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आप 12 को अगर 6 से डिवाइड करोगे, देखो 12 mod 6 का मतलब यही है कि जब आप 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो आप यहाँ पे 2 से लिखोगे तो 12 पे आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आपके 0 बच रहा है तो आंसर 0 आ गया। सेम वे में अगर आपसे बोल रहा है 14 mod 6 है, 14 mod 6 का मतलब क्या होगा? 14 को जब आप डिवाइड करोगे 6 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा। देखो 14 को आप 6 से डिवाइड करोगे 6 2 जा 12, 2 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप 21 mod 2 निकाल सकते हो। राइट, देखो 21 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो 2 1 जा 2। ठीक है, ये 0 आ गया। यहाँ पे आ रहा है बस 1 आ रहा है। राइट, ओके, अब 1 के लिए आपको यहाँ पे 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 10 20 होता है ना, आप ऐसे लगा लो। देखो 2 10 सीधे सीधे 20 आ गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर है 1। ठीक है, तो ये लो डायरेक्ट आ गया। तो मॉड्यूलो का यूज समझ आ गया ना, आपको रिमाइंडर बताना होता है बस, दैट्स इट। चलो फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, अब देखो अगर आपको किसी भी चीज का फैक्टर निकालना होता है तो वो कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप 6 को ऐसे एलसीएम लेते हो ना, तो 6 को आप किससे मतलब एलसीएम लेना आपको आता होगा, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो किस किस के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब यह है। देखो 2 करा, फिर 3 लिखा, 3 लिखा, फिर यहाँ 2 करा है। अब यहाँ पे जितने भी अलग अलग नंबर आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं फैक्टर कहलाएंगे 6 के, यानी कि 2 और 3 क्या है? 6 के फैक्टर है। ओके, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। या फिर आप इसी को उल्टा करके भी ऐसे बोल सकते हो कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब है 6 2 के टेबल में आता है। दोनों बातें सेम ही बता रही है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 का मतलब हो गया कि 5 के टेबल में 10 आता है। जस्ट ये फैक्चुअल बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 5 के टेबल में 10 आएगा। और वहीं अगर ऐसे लिखा है 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब है कि 10 5 के टेबल में आता है। ओके, कॉमन सी बात है
समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा तो इतना बेसिक है, आपको यूज करना आता होगा बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो अभी के लिए आप कंटिन्यू कर लो, आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ आने लगेगा। चलो, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रैशनल नंबर ऐसे नंबरों को कहा जाता है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अभी पी बाई क्यू फॉर्म क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब है फ्रैक्शनल नंबर। जिस भी नंबर को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो वो आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/2 या फिर एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। आप कोई भी नंबर से, तो बस एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का समझ लो सबसे बड़ा रूल है कि कभी भी आप फ्रैक्शन लिखते हो तो कभी भी आपका जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो नीचे वाला होता है, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो, तो कोई भी नंबर जिसका पी वाई क्यू फॉर्म में लिखोगे वो रैशनल नंबर कहलाएगा, और रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। अब ये क्या है? इट इज नथिंग बट जो आपने बचपन से पढ़ा है HCF, उसको ही GCD कहते हैं, मतलब ये इसका अलग नाम है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट HCF। अब 9 और 12 का HCF कैसे निकालेंगे? HCF या GCD? अब देखो, मोस्ट ऑफ बच्चों को तो आता होगा, बट अगर आपको नहीं आता, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं उन्हें बताने के लिए। देखो, 9 एंड 12 का अगर आपको HCF बताना है, HCF का मतलब ऐसा सबसे बड़ा टेबल जिसके अंदर ये दोनों ही चीजें आती है। ठीक है, अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। आप 9 का LCM निकालना था, आपको निकाल लो, 3 3 3 1, मतलब इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो ना। अब देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 एज पर दिस। अब ऐसे आप 12 को भी लिख लो, 12 को लिखोगे तो 2 6 2 3 3 1। तो देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी, ठीक है, लिख 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो इनके अंदर कॉमन क्या है, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, ऊपर नीचे में दोनों में कॉमन क्या है? 3। ठीक है, अब जो भी कॉमन आया आपका वही आपका HCF कहलाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। तो जस्ट आपको कॉमन निकालना है। सेम मेथड से आप सेकंड वाला भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, नीचे वाला भी निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 15 और 45 का GCD निकालते हैं। देखो 50 एंड 45, पहले आप दोनों को ऐसे लिख लो। अब इसको रिजोल्व कर लेते हैं। देखो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 5 9 जा 45, 3 3 जा 3, मतलब 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है भाई, तो देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब कॉमन निकालना, तो देखो 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, जो भी आपका कॉमन है आप उसको लिख लो। 5 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, 5 इंटू 3, यानी कि आपके पास 15 आ गया आंसर। 15 वो सबसे बड़ा टेबल है, सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों ही लोग आते हैं। तो आपको पता है कि 15 के टेबल में 15 भी आता है और 45 भी आता है, राइट। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम GCD या फिर HCF। चल, अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझसे कह सकते हैं भैया ये बहुत ज्यादा बेसिक है तो हमको आता है। देखो, मुझे पता है कि आपको आता है, समझदार हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बट काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये बेसिक चीजें नहीं आती होंगी। ठीक है, तो हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना, तो हम सारी चीजें कराएंगे। आप भी देख लो, क्या पता आपको कुछ ऐसा डाउट वगैरह हो या कुछ ऐसा हो जो आपको ना आता हो, आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर के उल्टे होते हैं। ठीक है, जिन भी नंबर को हम पी वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ 5। अब देखो 5 की जनरल वैल्यू हम 3.14 लिखते हैं, बट इसका अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना कि वैल्यू ऑफ 5, आपने कैलकुलेटर में लिखोगे 5 की वैल्यू, तो 3.14, फिर इसके आगे कोई और भी बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाते, कभी खत्म नहीं होते। अब ऐसे आपके जो भी नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो सारे आपके इरेशनल नंबर हो गए। √3 को हम जनरल वैल्यू 1.73 यूज करते हैं, बट इसकी वैल्यू बहुत आगे जाती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही √2 को हम 1.41 यूज करते हैं, बट इसकी भी वैल्यू बहुत आगे जाती है, खत्म नहीं होती। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं यूलर कॉन्स्टेंट। ई आपने सुना भी होगा, कई बार देखा भी होगा। इसकी वैल्यू होती है 2.72, और ये भी ऐसे आगे एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, तो घुमा फिरा की बात यह है कि जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते वही हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, और इर्रेशनल नंबर कभी भी खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। चलो, अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो देखो, आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको पी वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और रियल नंबर क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे नंबर जो जिनकी मतलब जिनके अंदर एक, आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे सेट ऑफ नंबर, ऐसा सेट जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, ओके, नहीं समझाया कोई बात नहीं, आप सीधे से याद रख लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक, चलो अब यहाँ से आपका मेन सेट्स स्टार्ट होता है। ठीक है, सेट्स पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। चलो सेट्स हम पढ़ते हैं। सेट्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इट इज अ अलमीरा, अलमारी है ये। ठीक है, जैसे आप अलमारी के अंदर क्या रखते हो, सामान रखते हो, राइट। अब वैसे ही ये अलमारी है। देखो, सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हम अलग अलग सामान रखते हैं। अब ये जो भी सामान हम रखते हैं, ये जो भी चीजें हम रखते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आगे अभी लिखी हुई भी मिल जाएंगी फ्रेंड्स में, तो अभी देख लेते हैं। अब देखो, सेट क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ 3 फ्रेंड, 3 दोस्तों का सेट हो सकता है। ठीक है, आप इसको ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, देखो रोहित, विराट, धोनी, ये तीनों दोस्त हैं। सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सेट ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, तो यहाँ पे जैन से लेकर दिसंबर तक सारा आ गया, राइट। तो ये अलमारी की तरह है। ठीक है, आप इसके अंदर सामान रख रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब सेट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफिनिट सेट। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट सेट जो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जितने भी आपने प्रीवियस पेज पे पढ़े थे, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये लिमिटेड है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट है, इसके अंदर 12 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब 12 अलग अलग चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। वही इन्फिनाइट सेट क्या होता है, अनलिमिटेड, ये कभी भी खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इवन नंबर का सेट भी आप कह सकते हो कि 0 2 4 6 8 10, ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये कभी भी एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्फिनिट सेट में आएगा। अब कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए सेट से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। अब आइटम इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि जितने भी चीजें प्रेजेंट होती है सेट के अंदर, इनको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये सारे इस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ सेट, अब सेट में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब जैसे आपने रोहित, विराट, धोनी लिखा है, आप इसको मतलब चेंज करके भी लिख सकते हो। आप विराट, रोहित, धोनी, या फिर धोनी, विराट, रोहित, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डुप्लीकेट्स इन अ सेट डजंट मैटर, आप देखो इसका मतलब है आप एक वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते हो किसी भी सेट में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये सेट है, मैंने सेट का नाम दे दिया ए। अब इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 3। ठीक है, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 3 4। ठीक है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो भी हम उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, मल्टीपल टाइम सेट के अंदर नहीं लिखा जाता कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो सेट के अंदर आपको डुप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंगल मतलब एक बार ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल विजन करना पड़ेगा। चलो, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, अब ये कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, एक सेट के अंदर कितने अलग अलग एलिमेंट है उनके नंबर को ही हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए हमारे पास गिवन है 2 4 10 12, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 लोग इसके अंदर प्रेजेंट है तो कार्डिनैलिटी 4 हो गई। अब सेट बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 0 को भी काउंट करोगे, ये एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अलग अलग लोग हैं तो कार्डिनैलिटी 7 हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थर्ड वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 6 नहीं, ये सेल फोन तो एक ही है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 5। ठीक है, तो आपको कॉमा का थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी था, मैंने यहाँ सोचा कि सेल के बाद भी कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, आपको आराम से देखना है। चलो, सबसेट क्या होता है, अब देखो सबसेट को आप समझने के लिए एग्जाम्पल से समझो, डेफिनेशन पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो इट इज रिप्रेजेंट बाय, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, इस साइन को आप सी की तरह बना सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा होता है। ठीक है, तो या तो ये वाला बना सकते हो या तो ये वाला बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये वाला जनरली तब यूज करता है जब दोनों मतलब बराबर रहता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो अभी फिलहाल के लिए आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अब सेट ए, जो ए सेट है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ए के अंदर जितने भी लोग हैं वो बी के अंदर अगर प्रेजेंट होंगे तो ही हम कहेंगे कि ये सबसेट। अब देखो ए के अंदर क्या है 2 और 4, और क्या ये 2 और 4 बी के अंदर प्रेजेंट है, देखो 2 भी है 4 भी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ आ गया। देखो
तो जैसे मैंने आपको बताया ऑल एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी, तभी हम कह पाएंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यस और नो पूछ रहे, यस होगा इसका आंसर। ठीक है, अभी आगे देखो, अगर नहीं समझ आया तो और एग्जाम्पल देखते समझ आएगा। चलो, सी आपके पास गिवन है राम शिवम गीता, और डी आपके पास गिवन है मैं शिवम, ई आपके पास गिवन है राम और गीता। अब देखो सी इज सबसेट ऑफ डी, इसका मतलब क्या है, सी के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे सी के सारे एलिमेंट यानी कि राम शिवम गीता डी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे यानी कि ये तीनों ही डी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी सबसेट नहीं है डी का। ओके चलो सेकंड देखते हैं, डी इज सबसेट ऑफ सी, डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो डी के अंदर तो एक ही एलिमेंट है शिवम, क्या ये शिवम सी के अंदर प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब हो गया कि यस, जो डी है वो सबसेट है सी का। अगला देखते हैं, ई इज सबसेट ऑफ सी, तो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो ई के अंदर आपके पास है राम और गीता, क्या ये सी के अंदर प्रेजेंट है? देखो राम और गीता सी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है, राइट। डी इज सबसेट ऑफ ई, डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है यानी कि शिवम जो है, क्या वो ई के अंदर प्रेजेंट है? नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ राम और गीता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे बोल बोल के करना है, बोल बोल के करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मैं कभी भी आपको रटवाने या फॉर्मूला याद करवाने के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं आपको तरीका याद करवाता हूँ। ठीक है, आपको मेथोडोलॉजी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो, अब आपको इसमें भी बताना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो देखो एक्स के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 5 7 9 300, इसके अंदर देखो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है एंड 300 भी है। ठीक है, यानी कि x के सारे एलिमेंट y में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं, x और y में क्या गिवन है। x के अंदर 4 है, 16 है, 32 है, 64 है। अब 4 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है, 32 यहाँ पर भी है, 64 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि x के सारे एलिमेंट y में भी प्रेजेंट है, राइट। ओके, अब x के सारे ही एलिमेंट y के अंदर प्रेजेंट है और दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो उस वाले केस में हम यहाँ पे ये इक्वल वाला यूज करते हैं साइन। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब दोनों इक्वल होंगे तब उस केस में हम ये वाला साइन बनाएंगे। ठीक है, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई वेयर बोथ सेट आर इक्वल, तभी हमने यहाँ पे सबसेट के बाद ये इक्वल वाला साइन भी बनाया। ठीक है, नीचे प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है ऐसे सेट जहाँ पे मतलब जो ए हो वो सबसेट हो बी का, बट ए और बी बराबर ना हो। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है इसको हटा दो, कॉमन लैंग्वेज में जो हम ये ऊपर वाला हम जैसे अब तक जितने भी हमने निकाले ना कि बराबर नहीं होने चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी यहाँ पे गिवन है, अब देखो ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 4, ये तीनों ही यहाँ पे बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है उसके सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बट क्या ए और बी बराबर है? ए और बी के अंदर बराबर एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है? नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी, सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे, और ये वाले जो सबसेट होते हैं इनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, तो जस्ट ये नेमिंग एंड आपको पता होना चाहिए। चलो, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, तो सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। अगर आपने 11th में साइंस ली होगी या साइंस कॉमर्स में कुछ भी ली हो, बस मैथमेटिक्स लिया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सेट होता है उसको 2 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो मैं हूँ सिखाने के लिए, टेंशन मत लो। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कोई कंडीशन दे देते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना सेट खुद ही बनाते हैं, वही रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखा जाता है, जैसे जितने भी हमने सबसे अभी तक पीछे सेट देखे ना कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। ऐसे ही बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म है, डी के अंदर क्या लिखा है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पूछेगा नहीं, फर्स्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता चाहिए। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं। अब देखो ए क्या है, ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, देखो अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं। अब आपने यहाँ पे पहले तो सेट का वो बना दिया डायग्राम। ठीक है, मतलब ये 2 कर्ली ब्रैकेट बना दिया। अब देखो एक्स, ये जो 2 बिंदु होते हैं इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, इसको हम सच दैट रीड करते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स, और ये जो ई लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं बिलोंग टू, मतलब जो एक्स है वो इसमें बिलोंग करता है। यहाँ पे एन है, एन का मैंने आपको मतलब बताया था, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि ए के अंदर एक्स एक एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक कंडीशन दी हुई कि जो एक्स है वो 5 से कम है।
अब कुछ सोचो, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर, यानी कि देखो अब हम डब्बा फिलिंग कर रहे हैं, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, सो जीरो से स्टार्ट होगा, और इसमें एक कंडीशन ये है कि 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो नेचुरल नंबर हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 5 के बराबर या तो इक्वल होना चाहिए, तो बराबर में होगा, इसको भी काउंट करेंगे 5। अब ये 6 पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये वाली कंडीशन फेल कर जाएगा, तो 0 से लेके 5 तक यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सेम वे में अभी आप नीचे वाला भी देख सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा, घबराओ मत। देखो अभी वाले में देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 के टेबल में आता है एक्स, ठीक है। ओके, 2 के टेबल में एक्स आता है और एक्स की वैल्यू 12 से कम है, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब 2 6 जा कर देंगे तो वो 12 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया इसलिए हम 12 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया जाता है। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको रोस्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया जाए हमेशा, क्योंकि इसमें ईजी रहता है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। अब देखो COD आपको बताने की क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन टाइप में मैंने बना दिया। तो देखो सी क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब बिलोंग टू, ठीक है। इसको कहीं लिख लो आप, ठीक है, कि ये जो दो बिंदु होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो दो बिंदु होते हैं इसका मतलब है सच दैट, और ये जो ई से लिखा रहता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो अब देखो, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 1 2 3 ऐसे जाना चाहिए। आप कब तक जाएगा? अच्छा देखो, एक और कंडीशन है कि जो एक्स है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 5 से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। तो 5 से बड़ा नंबर 6 होता है, 6 7 8 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, 9 10 और ये ऐसे चला जाएगा, जाता जाएगा, रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, ये जो सेट है ये इन्फिनिटी सेट है। अब देखो डी में आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखते हैं। देखो क्या गिवन है, 0 1 4 9 16। अब आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, तो आपको दिख रहा है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, राइट। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपको दिख रहा है ना ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर 2 दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, डी के अंदर एक्स आता है सच दैट जो एक्स है वो स्क्वायर में है, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स का स्क्वायर, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 ऐसे जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि 16 के बाद ये रुक जाना चाहिए, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए, 4 तक ही जानी चाहिए, राइट। अब देखो, अब अगर आप इसको रिजोल्व करोगे तो ये आएगा, देखो एक्स इज सच दैट एक्स का स्क्वायर, यानी कि देखो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर में नंबर हो गया, और एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर 0, 0 का स्क्वायर यानी कि 0, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, राइट। ऐसे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब 5 से हमें नीचे ही रहना है इसलिए हम यहीं तक जाएंगे, तो ये तो यही आ रहा है, ठीक है। ओके, आपको ये कन्वर्जन करने के लिए नहीं आएगा, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आपके डेफिनेटली मैथमेटिकल स्किल डेवलप होगी, एंड कहीं ना कहीं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है कि अगर आपके पास मैथ ना हो 11th में तो कन्फ्यूजन हो रहा हो, घबराने की कोई बात नहीं, आप आराम से करो, ठीक है। अभी जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो डेफिनेटली और चीज़ें आती जाएंगी, आपका लाइक चीज़ें इंटरलिंक होती जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं समझ आने लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ आती है, ठीक है। आप खुद सोच लो, लाइक आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, तो पहली बार जब उन्होंने खाना बनाया होगा तो उतना अच्छा नहीं बनाया होगा, बट वो डेली प्रैक्टिस करती गई बार बार, और अब वो अच्छा खाना बना पाते हैं, ठीक है। सेम वे में विराट कोहली ने जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा होगा तो पहली बॉल से तो मतलब वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं होंगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ये नोट्स दे रहा हूँ इनको लिखो खुद से, ठीक है। चल, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अब आप इसको कह सकते हो इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू सेट। आपके पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो ए क्रॉस बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई भी लिख रहे हैं, इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं ना ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ रहे हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे हुआ है, पहले हमने 1 को पकड़ा, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 1 आ गया। अब ऐसे ही 1 को 5 से करोगे तो 1 5, फिर आप 2 को पकड़ोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों को हटा देता हूँ, देखो 1 1 हो चुका था। अब फिर आप 2 को पकड़ोगे, ठीक है, तो 2 को पहले 1 से करोगे तो 2 2 1 आ गया।
अब ऐसे ही आप 2 को 5 से करोगे तो 2 5 आ जाएगा, अब फिर आप 3 1 3 5। तो जस्ट ये मल्टीप्लीकेशन है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे बस लिखा रहता है ना ऐसे a प्लस बी, और मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2a माइनस बी, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो ना, पहले a को इससे मल्टीप्लाई करते हो यानी कि 2a स्क्वायर, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करते हो माइनस ए बी, फिर आप इसको उठाते हो, ठीक है, इससे करते हो तो ये प्लस 2ab, और फिर इसको लास्ट वाले से करते हो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए आपको बात। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आपके सेट ए है a कोमा बी और सेट बी है 1 2 3। अब देखो अगर हमें a क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक एक करके जाएंगे, a को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब a कोमा 1 आएगा, राइट। फिर आप a को 2 से करोगे तो a कोमा 2, फिर आप a को 3 से करोगे तो a कोमा 3, फिर आप b को पकड़ोगे, b को 1 से करोगे b1, फिर b2, फिर b3। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म आते हैं, डोमेन और रेंज। अब आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना x कोमा y, यहाँ पे जो x वाला होता है यानी कि जो आगे वाला होता है इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। अभी आगे फंक्शन वगैरह भी आएंगे तो डोमेन को और ज़्यादा हम बेहतर तरीके से सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे याद रख लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी आपका x कोऑर्डिनेट होता है यानी कि जो आगे लिखा रहता है, यानी कि जो मैंने ब्लू से मार्क करा हुआ है, यही आपके डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये भी सेट के अंदर आएगा, सो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि पहले वाले पे या तो ए है या तो बी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर कभी भी हम रिपीट नहीं करते चीज़ों को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे a कॉमा बी आए। अब अगर आपसे कोई रेंज पूछेगा, रेंज का मतलब है y वाली वैल्यू, तो यानी कि 1 2 3 यही आ जाएगा। ठीक है, तो x वाली वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं, y वाली वैल्यू को रेंज कहते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन, अब रिलेशन क्या होता है, ये आपका वो वाला रिलेशन नहीं है जो आप कभी साबित नहीं कर पाए। ठीक है, बट ये दूसरे टाइप का रिलेशन है, मैथमेटिक्स का है। चलो देखते हैं। अप्लाइंग पर्टिकुलर कंडीशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पार्ट पे आके, बट मैं आपको एकदम सिंपल साधारण तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कह रहा है कि कोई जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है तो वो कब होगा। ठीक है, चार टाइप के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखो अगर आपको स्टार्टिंग के तीन आ गए तो इक्विवेलेंस इज नथिंग बट इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, अभी देखो एक एक करके समझते हैं। किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब करेंगे, जब a कोमा ए बिलोंग टू आर। अब ये a कोमा ए बिलोंग टू आर मतलब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो आपके पास एक कोई सेट गिवन है S, इसके अंदर चार एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब ये देखो a कोमा ए का मतलब है दोनों सेम सेम प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो अगर आपके पास सेट है 1 2 3, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपके दोनों सेम सेम वाले है कि नहीं है, मतलब 1 वाले सेम सेम यानी 1 1 2 2 3 3। अगर ये तीनों आपके रिलेशन में प्रेजेंट होंगे तो आप कहेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी मिस आउट हो गया तो आप कह दोगे ये भाई ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो अब देखो 1 2 3 4 है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जब आपके पास दोनों सारे सेम सेम वाले यानी कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 प्रेजेंट होंगे तभी। ठीक है, अब देख लो R1 में 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 1 है, मतलब ये तो टेस्ट पास कर गया। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अगला देखते हैं R2 1 1 है। ठीक है, आपको बाकी लोग से मतलब नहीं, आपको 1 1 2 2 3 3 और 4 4 देखना है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के। 1 1 है 2 2 है 4 4 है, बट 3 3 नहीं है। अगर यहाँ पे 3 3 नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला देखते हैं 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 भी है, तो मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि R1 एंड R3 जो रिफ्लेक्सिव है बट R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, डायरेक्ट बात, कोई इसमें शोभा वाली बात नहीं है। अब अगला देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अगर ए बी बिलोंग टू आर, मतलब अगर आपके जो भी रिलेशन में ए बी है, कोई भी आपके पास नंबर प्रेजेंट है, मान लो 1 2 लिखा हुआ है आपके रिलेशन के अंदर, तो इट इज रियली नेसेसरी कि 2 1 भी प्रेजेंट हो, तभी आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक कह पाओगे। ठीक है, ओके, ऐसे सिमेट्रिक मतलब अपोजिट वाले प्रेजेंट होने चाहिए। चलो देख लेते हैं, इसके लिए भी टेस्ट देखते हैं तभी समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेम सेट के लिए मतलब अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो 1 2 है, अब आपको चेक करना है कि इसका उल्टा यानी कि 2 1 भी प्रेजेंट में चाहिए। हाँ बिल्कुल है। ओके, अब देखो ये दोनों तो आपस में होगा ना, 2 1 का उल्टा देखेंगे तो 1 2 आएगा, तो आप ऐसे देख सकते हो। आप अंडरलाइन करते चलो, अगर सारे अंडरलाइन हो गए तो मतलब आपका ये सिमेट्रिक हो जाएगा। 3 4 है 4 3 भी होना चाहिए, उसका उल्टा 4 3 भी है। 2 2 है 2 2 का उल्टा, तो 2 2 का उल्टा तो ये खुद ही होगा,
देखो 2 को उल्टा करोगे तो भी 2 ही आएगा, यानी कि खुद ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे अंडरलाइन हो गए, सारे के उल्टे उल्टे प्रेजेंट है, तो मतलब हम कह देंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है। अगला चेक करते हैं, 1 2 है यानी कि 2 1 भी होना चाहिए, तो चेक करो 2 1 है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो देखो 3 2 भी है। 4 3 है तो 3 4 भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। सारे अंडरलाइन हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। अब R3 के लिए चेक करते हैं, 2 1 है यानी कि इसका उल्टा 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है। 3 4 है, 3 4 का उल्टा यानी कि 4 3 भी होना चाहिए। अब देखो 4 3 तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर 4 3 डजेंट बिलोंग टू आर, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, तभी हमने यहाँ पे लिखा R3 इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो आपको ऐसे तरीके से याद रखना है, ठीक है, आपको डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे याद रखो कि दोनों सेम सेम वाले प्रेजेंट होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ए भी है तो बी है, मतलब उल्टे वाले प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव ऐसे होता है कि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। देखो अगर 1 2 है और 2 3 भी है, मतलब देखो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। अगर 1 2 और 2 3 हमारे रिलेशन के अंदर है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये देखो 1 और 3 को भी यहाँ पे रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ओके 1 2 है 2 3 है तो 1 3 को भी होना चाहिए। अगर ये होगा तब तो ट्रांजिटिव होगा, बट अगर नहीं होगा तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। चेक करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे जो सेट है वो तो 1 2 3 4 ही है। अभी आप 5 ऑप्शन दिए, एक बार देख लेते हैं। 1 2 है 2 3 है, तो देखो 2 2 दोनों सेम सेम आ गए, तो 1 3 भी होना चाहिए, हाँ 1 3 रहा। तो मतलब ये टेस्ट पास कर गया, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो पहला वाला तो ट्रांजिटिव है। 1 4, अब 1 4 है, यहाँ पे इसको उल्टा कुछ दिया ही नहीं है, तो मतलब किसी में सारी कहानी समाप्त हो गई। अगर यहाँ पे 1 4 है, कुछ आगे गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, हम इसको ट्रांजिटिव ही मान के चलेंगे अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, चलो जिस जगह पे ये कंडीशन फेल होती है वहां पे हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलो अगला देखते हैं, 1 3 है 1 4। अब देखो यहाँ पे भी मतलब ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, 1 3 है बट 3 कोमा कुछ करके कुछ है ही नहीं। ऐसे ही 1 4 है बट 4 कोमा करके कुछ नहीं है। अगर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, 2 4 है। ठीक है, अब देखो 2 करके कुछ है, हाँ देखो 2 4 है 4 1 है। ठीक है, देखो 2 4 है 4 1 है, तो 2 और 1 भी होना चाहिए, तो चेक करो 2 1 है, हाँ बिल्कुल है। चलो अच्छी बात है भाई, सही है। अब अगला देखते हैं, देखो 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, राइट। देखो जैसे मैंने आपको बताया 1 2 है, ठीक है 1 2 है 2 1 है। ठीक है, देखो इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला सेम है ना, तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। चलो अच्छी बात है। अब देखो 1 4 है 4 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, ऑलरेडी 1 1 है, तो मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। ये सारे टेस्ट को पास कर गया, आपको जस्ट ऐसे सारे चेक करने हैं, ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। लास्ट वाला देखते हैं, 1 2 है 2 1 है 1 1 भी है, चलो अच्छी बात है भाई 1 1 है। अब देखो 1 2 है, ठीक है 1 2 ये रहा, 2 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का मैच, बट यहाँ पे 1 3 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये टेस्ट को फेल कर गया और ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो R1 से लेकर R4 तक ट्रांजिटिव है सारे, बट ये लास्ट वाला ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके समझ आएगी ना। अब देखो लास्ट वाला क्या है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है वो, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। चलो देख लेते हैं एक बार। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला, अब इसमें देखो तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहले आप चेक करो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 2 3 4 आपका सेट है, तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 सारे एग्जिस्ट करने चाहिए यहाँ पे। तो देख लेते हैं, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, ओके टेस्ट पास, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब जैसे टेस्ट पास होगा आप लिख देना यहाँ पे, यहाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव है, हमने एक टेस्ट पास कर लिया। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए रहता है, उल्टे उल्टे प्रेजेंट हो, तो 1 1 का उल्टा तो खुद ही 1 1 रहेगा, तो 2 2 का भी उल्टा खुद ही रहेगा, 3 3 का उल्टा भी खुद ही रहेगा, 4 4 का उल्टा भी खुद ही रहेगा। अब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। 4 1 है तो 1 4 भी होना चाहिए, बिल्कुल है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ओके भाई, ये भी ये टेस्ट पास कर गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो देख सारे केस लगाते जाएंगे। 1 1 है 1 4 है, ठीक है, देखो 1 1 है 1 4 है, तो 1 4 भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मैच करने में 1 4 ही आएगा, तो खुद ही हो गया, तो ये तो है, चलो अच्छी बात है। और कोई मैच बन रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। 2 2 है 2 3 है, देखो 2 2 है
2 3 है, तो 2 3 भी खुद ही होना चाहिए, तो ये भी खुद ही बन गया, ठीक है। ओके, अब इसमें आप चेक कैसे करते हो, जस्ट आपको देखना था कि ये पहले वाले का लास्ट वाला और किसी का फर्स्ट वाला तो मैच नहीं हो रहा, तब हम यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका काम भी हो गया। बाकी 3 3 है, 3 2 है, तो डेफिनेटली 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 भी खुद ही हो गया। ऐसे ही 4 4 का उल्टा तो खुद ही हो जाएगा। ओके, आप देखो 4 1 है, ठीक है, देखो 4 1 है, 1 4 है, तो 4 4 भी होना चाहिए। हाँ, ये भी है भाई, 4 4 भी, सारे अंडरलाइन हो गए। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब अगर आप एक बार ये साबित करने में कामयाब हो गए कि ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम इसको कह देंगे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलो इजी। अगर आपको समझ आ गया तो यकीन मानो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, समझ नहीं आती है, ठीक है। टीचर्स लोग ऐसे याद कराते कि इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, देन ये करो देन वो करो, नहीं, तरीका याद रखो, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आएंगी, ठीक। चलो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, ठीक है, तो 1 2 3 हमारे पास गिवन है, हमें चेक करना है कि कौन से किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो 1 3 है, तो पहले तो एक काम करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि कौन कौन होगा, ठीक है। मैचिंग है तो मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा। रिफ्लेक्सिव कौन कौन है देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जस्ट 1 2 3 है ना, तो यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। चलो देख लेते हैं यहाँ पे तीनों किसके पास हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ ये रहा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट इतने होने चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ इसी के पास ये तीनों है, ठीक है, मतलब इसके पास भी है, बट मैचिंग मैट्रिक्स मैचिंग है ना, तो एक एक करके मैच करेंगे, ठीक है। वो इक्विवेलेंस वाला भी है, चलो अभी देख लेते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब सिमेट्रिक वाला चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए उल्टे उल्टे चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो 1 3 है, तो 3 1 भी होना चाहिए, हाँ भाई 3 1 है। 3 2 है, तो 2 3 भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। 1 1 का उल्टा तो खुद ही हो जाएगा, तो मतलब सारे यहाँ पे अंडरलाइन हो गए, मतलब ये वाला हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर से आगे था। चलो ये वाला हमारा जो है से मैच हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वाले से पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो सबसे बड़ा होता है वो ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि वो इक्विवेलेंस होगा, ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए आपका जो रिलेशन होता है बड़ा बन जाता है, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट वाला पहले चेक कर लेते हैं। देखो 3 2 है, 2 1 है, ठीक है, 3 2 है, 2 1 है, तो मतलब आपके पास 1 3 भी होना चाहिए, राइट, सॉरी 3 1 होना चाहिए, मतलब है ना, 3 1 होना चाहिए, 3 1 भी है, तो मतलब ये लास्ट वाला जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, लास्ट वाला ट्रांजिटिव है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। बाकी बचा लास्ट ऑप्शन ये R3 वाला, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब सीधे सीधे ये चला जाएगा लास्ट वाले के पास। बाकी एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये सारा कुछ कैसे है। इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 तीनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। चलो भाई अच्छी बात है, रिफ्लेक्सिव वाला टेस्ट पास कर गया। ओके, सिमेट्रिक वाला देखते हैं। 3 1 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 है यहाँ पे, और 3 1 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, और एक्चुअली इसमें 1 3 नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा केस फंसा है। 3 1 है, तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस आउट हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हुई है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यही हमारा आंसर आना चाहिए था। ठीक है, वी शुड देन run and to treat it like Johnny. ओके, या तो ये शायद थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, इसको देख लेते हैं। शायद आपका ये जो सेकंड वाला है ना, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि जिसको हमने रिफ्लेक्सिव माना है, क्योंकि देखो एक बात तो तय है कि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 तीनों है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इतना बात एक बात तो तय है कि हाँ भाई रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव होगा। एक बार सेकंड वाले को चेक कर लेता है, हो सकता है ये इक्विवेलेंस हो, ठीक है। तो देखो 1 1 2 2 3 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 का उल्टा खुद ही होता है, 2 2 का उल्टा खुद ही है, 3 3 का उल्टा भी खुद ही होता है, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो हाँ मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 1 है, तो 1 1 और कुछ है नहीं, ठीक है। 2 3 है, 3 2 है। अगर 2 3 और 3 2 दोनों आ रहे हैं, तो 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि है, चलो अच्छी बात है। अब देखो 3 2 2 2 दोनों है, तो यहाँ पे भी 3 2 आएगा, तो ये खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अब
जैसे हाँ तो सारे हो गए, फिर यहाँ पे 3 3 बचा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, तो ये सही है, ठीक है। तो ओके, तो मतलब मैंने थोड़ी सी माइनर मिस्टेक यहाँ पे कर दी थी, माफी उसके लिए, ठीक है। देखो यानी कि हमारा ये जो, तो इसलिए शायद आपको सारे ऑप्शन चेक कर ही लेने चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ओके, इसको चलो मैच कर देते हैं। तो लास्ट वाला आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे प्रॉपर तरीके से भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये जो हमारा R2 था, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। R3 जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। कि जो आपका R1 है वो आपका सिमेट्रिक है, राइट। जो आपका R2 है वो आपका इक्विवेलेंस है। जो R3 है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, एंड जो R4 है वो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट अ मशीन, ठीक है। मशीन क्या होती है? मशीन कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आप कोई आउटपुट दो, मतलब सॉरी कुछ इनपुट दो और कुछ आउटपुट निकल गया है, सही का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो, ठीक है। आपने यूट्यूब खोला होगा, यानी कि यूट्यूब को इनपुट दिया होगा कि भाई सुन जाओ, तभी यूट्यूब खुला है, यानी कि आपको आउटपुट के रूप में देखने को मिला है। आपने हो सकता है कि मेरी वीकली समरी या फिर मैथमेटिक्स का सर्च करा हो यूट्यूब पे, यानी कि आपने इनपुट दिया और उसके रिजल्ट के रूप में आपको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन आई मेरी वीडियो की, तो वो आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये मशीन है, यानी कि कुछ आप इनपुट देते हो, कुछ आप डालोगे और ये फंक्शनिंग करके आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो इसको एफ एक्स से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो आपके पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x+1। अब बहुत बच्चे तो एफ एक्स देख के डर जाते हैं, इट इज नथिंग बट वाई, ठीक है। वाई को ही हम एफ एक्स बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको एफ एक्स देखे आप उसको रिप्लेस कर लिया करो वाई से। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 है। अगर आप x इक्वल टू 1 डालोगे, मतलब इनपुट दे रहे हो, आपने कहा कि भाई x की वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन क्या करेगा? आपके x की जगह 1 वैल्यू रख देगा, और जहाँ पे भी यहाँ पे x है उसकी जगह 1 लिख देगा। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि जैसे x इक्वल टू 1 है, तो आपका जो एफ एक्स यानी कि y है वो ऐसे जाएगा 2, x की जगह हमने 1 रखा तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 आ गया। ऐसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये सॉल्व होकर हमको कुछ आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो जस्ट आप x की वैल्यू दोगे और आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू दोगे, y की वैल्यू मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक की लाइन समझ जाओ तो डेफिनेटली आपको सारा फंक्शन समझ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सेट है हमारे पास A, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैंने x कह दिया, ठीक है। ये आपके x है, यानी कि आपका इनपुट है, आप इसमें वैल्यू दोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा सेट है B 1 4 9 16, ये आपका y है, मतलब ये आपका आउटपुट देगा। अब आपके पास मान लो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू x², ये आपको सब गिवन है, ठीक है। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपके पास एफ एक्स इक्वल टू x² है। अब देखो x की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे पहले वाले डब्बे से, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपके पास y कितना मिलेगा? यानी कि देखो आप अगर x की जगह 1 लिखोगे, यानी कि यहाँ पे लिखा तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, तो इसलिए हमने 1 को 1 से मैच कराया कि 1 की वैल्यू देने पे 1 आ रहा है। अब ऐसे 2 की वैल्यू देने पे अगर आप x की जगह 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, तो इसलिए हमने 2 को 4 से मैच किया है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। तो जस्ट हम ये वैल्यूज के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू आप दोगे और आपको रिजल्ट के रूप में y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। y देखो एफ एक्स है, यही y है, y इक्वल टू x², ठीक है। तो देखो y की वैल्यू मिल रही है ना, ओके। अब देखो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप हर क्वेश्चन कर पाओगे फंक्शन का। फंक्शन किसको कहते हैं? तो वो सारे टीचर अलग अलग तरीके से आपको सिखाएंगे कि पेयरिंग मेथड, और कहेंगे प्री इमेज है, इमेज है, ये सब कहेंगे। पर मैं आपको एक सीधे कर रहा हूँ, आप समझ लो ये फंक्शन है या नहीं। इसको हम एक लाइन से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक x से एक ही y मिल रहा होगा तो हम कहेंगे वो चीज फंक्शन है, ठीक है। यानी कि एक इनपुट से आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रहा है, आपके एक ही x की वैल्यू से एक ही y की वैल्यू मिल रही है, तो उस केस में हम कह देंगे कि भाई ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो x के जितने भी एलिमेंट है, एक x से एक ही y टकराया ना, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है कि x की वैल्यू ऐसे चली जाती है, ठीक है, ओके। मान लो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी दे देता, तो देखो अगर मैं यहाँ पे -1 भी इंक्लूड कर देता तो -1 का रिजल्ट भी यही आता, ठीक है। ओके चलो आप इसको छोड़ो, आप सीधे ऐसे याद रख लो कि एक x से एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप अगर जनरल टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो ये देखो लिखा भी हुआ है अ फंक्शन इज अ रिलेशन, ये टाइप है रिलेशन का इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, यानी कि आपका जो पहला वाला सेट होता है, इज मैप्ड या पेयर्ड, मतलब मैच कर रखा हमने विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन सेट y, ठीक है। एक x से एक ही y मिलना चाहिए। अभी देखते हैं ना,
सॉरी, अब देखो यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दो सेट गिवन है और एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो रिलेशन क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू, जहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एक्स की वैल्यू हम ए सेट से उठा रहे हैं, वाई की वैल्यू बी सेट से उठा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो इस पहले आर सेट को खोल लेता है, चलो। तो देखते हैं आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमें ये देखनी है एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैच करते हुए चलते हैं, ठीक। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स कोमा वाई है ना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब देखो आप एक्स की वैल्यू सेट ए से उठाओगे तो सेट ए के अंदर पहली वैल्यू कौन सी है, 1। अगर आप एक्स की जगह 1 लिखोगे तो आपके पास वाई कितना मिलेगा ये देखना, ठीक है। देखो ऐसे लिख लो, एक्स कोमा वाई करके लिखते हैं ना हम कोई भी कोऑर्डिनेट, ठीक है। इवन यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक्स कोमा वाई है। अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, हम पहले एक एक करके वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, आपको दिख रहा है 1 है। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो आपके पास वाई कितना मिलेगा, आप 1 वैल्यू डाल के देख लो। 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया, राइट। तो ये 1,2 हो गया, राइट। अब ऐसे ही आप दूसरी वैल्यू डाल दो, ठीक है। देखो 1 से हमको 2 मिला है, ठीक है, मैच कर दो। 1 वैल्यू अगर हमने एक्स दिया है तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में 2 मिला, तो 1,2 मतलब 1 2 से मैच हो गया। अब ऐसे ही आप दूसरी वैल्यू उठाओ, 2 उठाओ, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2,5। एक्स आपका 2 है तो आपका y जो है वो 5 आ रहा है, 2,5। तो 2 को आप 5 से मैच करा दो, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगली वैल्यू उठाओ, 4 उठाएंगे, ठीक है। आपको सेट ए से वैल्यू उठानी है ना एक्स की, ठीक है। अब 4 उठाएंगे, अगर आपका एक्स 4 है तो y कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 16 और 1 17, ठीक है। तो देखो हम आगे यहाँ पे भी लिख देते हैं, अगर आपका जो x है वो 4 है तो आपका ये 17 आ रहा है। सेम वे में अगर आपका x 5 होगा यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26 हो जाएगा, 5,26 आएगा। अब मैच कर दो, 4 को हमने 17 से मैच करा तो कर देते हैं, 5 को हमने 26 से मैच करा तो कर देते हैं, चलो वो हो गया। अब देखो ये फंक्शन है या नहीं आपको ये चेक करना है, ठीक है। अब देखो एक x से एक ही y मिल रहा है ना, यानी कि y से आपको एक ही वैल्यू हो रही है ना। आपके पास बेसिकली ये वाला ग्राफ नहीं बनना चाहिए, ऐसे एक से ही आपको 2 एरो नहीं निकलने चाहिए, राइट। अगर एक से ही 2 एरो निकलेंगे मतलब एक एक्स से आपके पास 2 अलग अलग वाई आ रहे हैं तो उस केस में आपके पास आंसर गलत हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक एक्स से यानी कि एक वैल्यू आपके पहले वाले सेट से एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम कह देंगे ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन। चलो अब देखो, अब आपके पास एक और एग्जाम्पल है, हम इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। आपके पास सेट एक्स और वाई गिवन है, एक्स के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे मैचिंग भी पहले से करी हुई है, ए बी सी डी वाई के अंदर गिवन है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी गिवन है। अब आपको दोनों में मैचिंग दी हुई है, आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, डोमेन रेंज ये सब क्या होता है बताता हूँ। फंक्शन है या नहीं है, अब देखो एक एक्स से एक ही वाई निकलना चाहिए था, देखो एक ही एरो निकल रहा है ना, 1 से एक ही एरो निकल रहा है, सही है। 2 से एक ही एरो निकल रहा है, सही है। 3 से एक ही एरो निकल रहा है, सही है। वाई से एक ही एरो निकल रहा है, भले वो किससे भी मैच हो, आपको बस एक्स वाला देखना कि एक्स से एक ही एरो निकलना चाहिए, वो मैचिंग किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एक्स से एक ही वैल्यू निकल रही है, ठीक है, एक एक्स से एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यस इट इज अ फंक्शन। अभी यहाँ पे देखते देखो, एक से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है बी, ठीक है, एक एरो निकल रहा है बी, ये जो 2 है इससे भी एक ही एरो निकल रहा है सी। अब देखो सारा गेम फंसता है यहाँ पे 3 वाले से, ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ, आपने 1 2 का देख लिया। देखो 3 वाले को आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 एरो निकाल रहा है, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब यहाँ पे 3 से 2 वैल्यू आ रही है। अगर हमारा x 3 है तो इसके लिए 2 अलग अलग y आ रहे हैं, a भी आ रहा है और d भी आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई डेफिनेशन में यही है कि एक x से एक ही y होना चाहिए, मल्टीपल y नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो लिख देते हैं यहाँ पे इट इज नॉट अ फंक्शन, ये काट दिया, ठीक है। कलर पे मत जाना कि रेड ही कर दिया ग्रीन ही कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब डोमेन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो एक्स वाली वैल्यू होती है, ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है यानी कि कोई भी रिजल्ट वगैरह हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को वाई होता है ना, तो जो भी आपकी एक्स वाली वैल्यू होती है वो आपकी डोमेन होती है, ठीक है, और जो वाई वैल्यू वैल्यू होती है वो हमारी रेंज होती है। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक्स सेट में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, तो ये सारा आपका डोमेन कहलाएगा, एक्स वाली वैल्यू आपकी डोमेन कहलाती है। अब रेंज क्या होगा, रेंज ऐसी वाई वैल्यू वैल्यू को कहते हैं जो मैप्ड हो, जिनको कहीं ना कहीं एरो टच कर रहा हो, जैसे यहाँ पे ए को टच कर रहा है,
बी को टच कर रहा है, सी को टच कर रहा है, डी को नहीं कर रहा, तो यानी कि हम डी को इंक्लूड नहीं करेंगे रेंज में। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे वाई के अंदर एलिमेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं मैप्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करते हैं इन रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में आपके सारी वैल्यू हो जाती है वाई की। ठीक है, तो डोमेन में जैसे सारी वैल्यू एक्स की, वैसे कोडोमेन में सारी वैल्यू वाई की। तो यहाँ पे आपका ए बी सी डी सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी डोमेन क्या होगा, सेम ही जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ की वैल्यू तो सेम ही है। रेंज जितनी भी वैल्यू मैप्ड है, आप देखो यहाँ पे सारी वैल्यू मैप्ड है ना, सबको टच कर रखा है एरोस ने, तो यानी कि आपका ये ए बी सी डी सारा हो जाएगा। ओके, कोडोमेन में तो सारी वैल्यू आती है, तो ये भी ए बी सी डी होगा। चलो बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, अब 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब होते तो 2 ही हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बाइजेक्टिव कहते हैं। देखो एक बार देखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। नाम से डरना नहीं है, इंजेक्टिव का एक और नाम होता है 1 1। नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 फंक्शन। अब देखो अगर आपके पास एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू आ रही है और वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब एक से एक ही बस जुड़ना चाहिए, नाम है ना 1 1, मतलब सिर्फ एक से एक ही मैच होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि देखो आपका जो ग्राफ है वो जो भी सेट बैठा है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, एक से एक ही चीज मैच हो रही होगी, मल्टीपल चीजें मैच नहीं हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी टाइप के फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 से 1 ही मैच होना चाहिए। देखो 1 से 3 मैच हो रहा है, 2 से 5 मैच हो रहा है, 4 भले ही छूट गया उससे मतलब नहीं है, बस मैच एक से एक होना चाहिए। ठीक है, अब सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये रहता है कि सबके साथ मैचिंग होनी चाहिए। आपके पास ये जो कोडोमेन होती है ना, मतलब ये जो वाई वाले एलिमेंट होते हैं, वाई वाले सेट जो होते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट है सबको टच होना चाहिए। अगर सारे टच है तो हम कहेंगे ऑन टू है, अगर सारे एलिमेंट टच नहीं होंगे, कोई भी छूट जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले में 4 रह गए तो अकेले 4 अगर अकेला रह गया तो हम कह देंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन सरजेक्टिव नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 रह गया है, आपका रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। ठीक है, रेंज का मतलब सारे मैप्ड वाले और कोडोमेन होता सारे। ठीक है, तो मतलब सारे मैप्ड नहीं है, अगर नहीं होंगे तो ऑन टू नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 और 5 है, सारे मैप्ड है, तो मतलब ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, समझ आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो अभी हम एग्जाम्पल और भी देखेंगे। ठीक है, एक बार आप रिवाइंड करके भी देख लो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो गया तो थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लो, सेटिंग में आप स्पीड स्लो कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, मतलब एक से एक ही मैच हो रहा हो और सारे यहाँ पे मैच हो जा रहे हो वाई के अंदर एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल से हमको सारे समझ आ जाएंगे। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे 4 हमको अलग अलग दिए हुए हैं। तो देखो हमें यहाँ पे बेसिकली दो चीजें चेक करनी है। पहली बात 1 1 है या नहीं है, दूसरी बात फॉन टू है या नहीं है, और तीसरी बात बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव तो मतलब इन दोनों के सम से आएगा, अगर दोनों होंगे तो बाइजेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखते हैं, पहली बात एक से एक ही मैच होना चाहिए। तो देखो एक से एक ही निकल रहा है, सही है, एक से एक ही निकल रहा है, सही है, एक से एक ही निकल रहा है, सही है, एक से एक ही निकल रहा है, सही है। तो मतलब ये पहला वाला 1 1 तो है, क्योंकि 1 1 वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक से एक ही मैच हो रहा है, मल्टीपल मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा 1 1 तो टेस्ट पास कर गया, 1 1 तो है। बट ये ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के हैं, यानी कि जो वाई वाले सेट के सारे एलिमेंट है वो मैप्ड नहीं है। यहाँ पे ई और एफ तो अकेले रह गए ना, ये मैप नहीं हुए। अगर ये मैप नहीं हुए तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, सारे मैप होंगे तभी हम कहेंगे कि भाई ये हमारा ऑन टू है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक से एक निकल रहा है, एक से एक निकला, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि देखो इंजेक्टिव में यही रहता है ना, वाइस वर्सा भी रहता है, तो मतलब वाई वाली वैल्यू भी यहाँ पे मतलब एक से एक ही जुड़ना चाहिए, ऐसे मल्टीपल नहीं जुड़ सकते हैं, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या दे दिया गया, यहाँ पे बी के लिए 1 और 2 दोनों दे दी, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, इसको हम कहते हैं मैनी 1 फंक्शन। अभी आपके सिलेबस में मैनी 1 फंक्शन नहीं है, तो अभी के लिए आप ऐसे बस याद रख लो कि 1 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और साथ ही साथ ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी और एफ अकेले रह गए। ठीक है, तो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। थर्ड वाला चेक करते हैं। तो देखो यहाँ से एक निकल रहा है, एक से एक निकल रहा है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि दो ए के लिए 2 अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो 1 1 तो नहीं है। ठीक है, तो ये 1 1 तो नहीं है, ऑन टू है। यहाँ पे सारे एलिमेंट जो भी कोडोमेन के हैं वो सारे यूज हो रहे हैं, सिग्मा मैचिंग है। ठीक है, सारे के सारे टच ही हैं, टच है मतलब मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। अब देखो एक से एक ही मैच हो रहा है, एक से एक ही मैच हो रहा है, एक से एक ही मैच हो रहा है, और एक से एक ही मैच हो रहा है, तो 1 1 वाला तो पास कर गया भाई क्यों।
ठीक है, तो ये हमारा 1 1 तो है, चलो पास। अब ऑन टू है, सारे यूज हो रहे हैं, सबके साथ यहाँ पे मतलब ऐसे एरो लगा हुआ है, मैच हो रहा है, तो मतलब ये ऑन टू भी है। अब अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो हम कह देंगे ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, 1 1 का मतलब ये इंजेक्टिव भी है, ऑन टू का मतलब ये सरजेक्टिव भी है, और अगर ये दोनों है तो हम फंक्शन को कह देंगे भाई फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। बाकी के जो तीनों केसेस थे उनके लिए हम नहीं कह सकते कि बाइजेक्टिव है। ठीक है, चलो फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब डोमेन और रेंज हम निकालेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका रहता है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो को डोमेन आपको बोल दे कि रियल नंबर है, आर का मतलब रियल नंबर, चलो अच्छी बात है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, अंडर रूट वाई एफ एक्स, आपके पास अंडर रूट वाई है। तो देखो मैंने आपको बताया कि एफ एक्स जो रहता है वो वाई ही होता है। ठीक है, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू आप क्या क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं डोमेन कहलाती है, और वाई की वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी रेंज कहलाती है। ठीक है, ऊपर वाला डोमेन नीचे वाला रेंज। चलो तो हमें यहाँ पे डोमेन पता करना है, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। अब देखो आपका जो एक्स है वो अंडर रूट में है। ठीक है, रूट के अंदर है। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कोई भी चीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आ सकती है। 11th वाले बच्चे बोलेंगे कि भैया आयोटा का क्या इमेजिनरी नंबर, तो देखो यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है, तभी आपको कोडोमेन रियल नंबर बोला गया है। ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके, जिनके पास मैथ नहीं थी वो सोचो भी मत। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ भूल जाओ, बस आपको ये समझना है कि रूट के अंदर कोई भी चीज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब ये जो एक्स है ये हमेशा या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, ओके, इसका मतलब पॉजिटिव है। अब 0 या 0 से बड़ा मतलब इसकी जो वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू, क्या एक्स बिलोंग्स टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देखो 0 को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ऐसे ये डब्बे वाला ब्रैकेट बनाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अगर 0 को हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसे होता है एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता, तो यहाँ पे हम ऐसे राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, आपको जैसे पता होना चाहिए। ओके, तो डब्बे वाला ब्रैकेट मतलब 0 को इंक्लूड करें क्योंकि इक्वल का साइन है। 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1.1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू हो सारी हो सकती है। तो 0 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, कौन सेंस सवाल कुछ नहीं। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे इस बार हमको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर और हमसे रेंज पूछ रहा है। ठीक है, रेंज पूछ रहा है और बोल रहा है कि बताओ ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। सर्जेक्टिव बोले तो ऑन टू है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो लाइन लिखे थे ना आर से आर, इसका मतलब है कि आपका जो डोमेन है वो भी रेंज है, सॉरी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, और जो आपका जो को डोमेन है ठीक है वो आपका रियल नंबर है। ठीक है, दोनों ही मतलब रियल नंबर हो गए। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे पहले हम काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको रेंज चाहिए। रेंज का मतलब वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, राइट। मैंने आपको बताया था वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वाई की वैल्यू हमेशा एक्स का स्क्वायर होगी। खुद सोचो एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव। ठीक है, कभी भी आपने किसी का स्क्वायर नेगेटिव देखा है, नहीं। ठीक है, किसी भी चीज का स्क्वायर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो मतलब आपके जो भी वाई की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो वाई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम यहाँ पे वाई की वैल्यू देख रहे हैं, वाई की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी, तो यानी कि इसका भी आंसर वैसे हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरी बात ये पूछ रहा है कि सर्जेक्टिव है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। अब आप खुद बताओ, ये जो वाई की वैल्यू है यानी कि रेंज है, रेंज आपकी आई है 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है सारे। ठीक है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। और यहाँ पे जो आपका को डोमेन है वो रियल नंबर है। को डोमेन का मतलब होता है जो भी आपके पास ओवरऑल वैल्यू गिवन रहती है। देखो रेंज का मतलब मैप्ड वैल्यू, को डोमेन का मतलब जितनी भी वैल्यू आपके पास वाई सेट में गिवन रहती है। और हमने देखा था कि जब को डोमेन और रेंज बराबर होगा उसी केस में हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू, मतलब सारी मैपिंग हो रही है। बट खुद सोचो रियल नंबर में तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, फ्रैक्शन नंबर भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव नंबर आ सकता है, मेन बात यह है। ठीक है, आपका रेंज में सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर है ही नहीं, जबकि आपके रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, नॉट सर्जेक्टिव, ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। को डोमेन आपके पास रियल नंबर गिवन है और जो रेंज आई है वो पॉजिटिव नंबर यानी कि 0 से इन्फिनिटी आई है। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहते हैं। चलो नहीं समझ आया, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बाकी बच्चे बता देंगे जिनको समझ आ गया,
नहीं तो मैं तो वही बताने के लिए। ठीक, चलो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी। अब मतलब आपको ये दो सेट गिवन है और फंक्शन भी गिवन है 1 4 2 5 3 6। आपको बताना है, मतलब शो करने के लिए बस आपको बताना है कि 1 1 है या नहीं है। ठीक है, चलो सेट ए आपके पास गिवन है 1 2 3, सेट बी आपके पास गिवन है 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ा सा छोटा गोला वहां पे बड़ा होना चाहिए। चलो वाह, और छोटा बन गया, कोई बात नहीं, छोटा नहीं करना। 4 5 6 7। अब देखो फंक्शन आपके पास गिवन है, अगर आपके पास एक्स 1 1 है तो वाई 4 है, मतलब 1 की मैपिंग 4 से, 2 की मैपिंग 5 से, 3 की मैपिंग 6 से। चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो 1 1 है या नहीं है, एक से एक ही निकल रहा है, तो बिल्कुल 1 1 तो वो भाई आप, अच्छी बात है। अब यहीं पे मैं पूछूं ये ऑन टू है नहीं है, तो आप कहोगे ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये जो 7 है ये तो अकेला रह गया ना। ठीक है, तो ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। अगला देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, मतलब 1 1 है, ऑन टू है कि क्या है क्या नहीं, आपको इसे बताना है। चलो देख लेते हैं। आपके पास एफ एक्स गिवन है एक्स की पावर 4। ठीक है, एफ एक्स इज नथिंग बट वाई। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये हमारा लाइक 1 1 होगा, ये ऑन टू होगा कि क्या होगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको खुद सोचना होगा थोड़ा सा दिमाग से। ठीक है, आप एक्स की वैल्यू सोचो। एक्स की वैल्यू मान लो 2 ले लिया हमने। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई कितना आएगा आपके पास? ठीक है, देखो मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ओके, ये मान लो हमारे पास सेट ए है एक्स, सेट बी है वाई। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 4 आपका, मतलब देखो वाई की वैल्यू कितना आएगी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होती है 16, तो ये 16 से मैच होगा। अब यहीं पे मैं आपको कह दूँ एक्स की वैल्यू -2 है, -2। अब -2 की पावर अगर आप 4 करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये भी 16 आ रहा है, तो मतलब इसकी मैपिंग भी इसके साथ ही होगी। अब यहाँ पे ये मैनी 1 तो नहीं है क्योंकि दो अलग अलग लोगों से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये तो 1 1 तो नहीं है, मतलब मैनी 1 फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट अपने दिमाग में से सोचना पड़ेगा कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एंड ये वाली जो थिंकिंग आपको प्रैक्टिस के साथ ही आती है। ठीक है, तो एक बात तो तय हुई कि भाई 1 1 तो नहीं है। चलो अच्छी बात है, 1 1 नहीं है, 1 1 तो नहीं है, 1 1 वाला फिल कर गया। अब ऑन टू होगा कि नहीं होगा, मतलब आपके पास यहाँ पे कोडोमेन गिवन है रियल नंबर। अब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो वाई की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो रेंज है आपकी, ठीक है, एक्स की पावर 4 वाई इक्वल टू एक्स पावर 4, आपके पास वाई की वैल्यू जो कि एक्स की पावर 4 आएगी। तो एक्स की पावर 4 है, किसी की पावर अगर इवन में चलती है तो वो पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आप चाहे 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर 4 ले लो, 8 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, मतलब किसी की पावर ले लो आप। अगर पावर आपकी इवन है तो हमेशा आपका नंबर पॉजिटिव आएगा। अब अगर नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी जो रेंज है वो पॉजिटिव नंबर है, सही का, 0 से लेकर इन्फिनिटी की। वहीं कोडोमेन जो दी गई है वो आपको रियल नंबर दी गई है। रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इरेशनल सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आप देखो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 तो है, सॉरी 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। सो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब इस वाले केस में आपको बताना है कि 1 1 है या ऑन टू है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x, सबसे पहले अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना जितना हमने पीछे लगाया, तो आप ऐसे सोच सकते हो। 1 1 अगर आपको चेक करना ना तो आप ऐसे दिखा करो, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, अपने मन से ही लिखा करो, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ओके, अब ये एफ एक्स 1 का मतलब क्या, देखो आपके पास अगर एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है 3x, अगर आपको एफ एक्स 1 चाहिए तो जस्ट हम एक्स को x1 से रिप्लेस करें तो यहाँ पे 3x1 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि ये 3x1 के बराबर है, एफ एक्स 1 की जगह हम 3x1 लिख सकते हैं। सेम वे में आप एफ एक्स 2 अगर निकालना चाहो तो क्या होगा, x को हम रिप्लेस करें x2 से, तो यहाँ पे भी x को रिप्लेस करेंगे x2 से, 3x2, 3x, 3 से 3 कटा, x1 इक्वल टू x2 आ गया। अगर आप x1 देखो, अगर आप ये जो मैं व्हाइट डब्बा बना रहा हूँ, इस वाले स्टेप से आपने ये वाली चीज ला दी, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 आपने अज्यूम करते हुए x1 इक्वल टू x2 ला दिया, तो ये आपका 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कामयाब हो गए, तो ये 1 1 है, बिल्कुल एक से एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो चाहे कोई सा भी फंक्शन हो। ठीक है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 आप करोगे और देन वैल्यू वगैरह डाल के काट पीट के आप देखोगे, अगर आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया तो इस केस में आप कह पाओगे कि हाँ भाई ये 1 1 है। ठीक है,
आप देखो, अब ऑन टू के लिए क्या, अब देखो ऑन टू के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो एफ एक्स को आप वाई बोल सकते हो, वाई इक्वल टू 3x आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप इसको अगर आपको ऑन टू के लिए चेक करना है, ठीक है, 1 1 के लिए तो मैंने आपको मेथड बता दिया। अब मैं आपको ऑन टू के लिए भी बता देता हूँ, ठीक। ऑन टू के लिए भी अगर आपको चेक करना हो, आपको दिमाग ना लगाना हो, आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स यूज करके सॉल्व करना हो, तो कैसे करोगे। अगर आपको ऑन टू के लिए चेक करना है तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन में इक्वेशन होगी वो वाई इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म में होगी। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म। देखो एक्स इक्वल टू वाई बाई 3 आ गया, राइट। अब आपके पास जो भी एफ एक्स आपके पास गिवन था, आप एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दोगे, एफ वाई बाई 3 लिख। देखो हमने क्या करा, एफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू हमने वाई बाई 3 थी वो ले ली। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x आया था, अगर आपने एक्स को रिप्लेस करा x1 से तो आपका यहाँ पे भी रिप्लेस हुआ है। अगर आपने एक्स को रिप्लेस करा x2 से तो आपका एक्स x2 में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने एक्स को रिप्लेस करा y बाई 3 से, तो राइट हैंड साइड भी आपका x रिप्लेस होगा y बाई 3 से, तो 3 इंटू वाई बाई 3। अगर आपका यहाँ पे सारा काटा पीटी करने पे y निकल के आ गया, तो आप समझोगे कि भाई ये हमारा ऑन टू है, ठीक है। अगर ये y नहीं आता, y की जगह कुछ और आता, ठीक है, या फिर y मतलब y+3 आ गया, y-2 आ गया, ऐसा कुछ आ गया होता, सिर्फ y नहीं आता, तो उस केस में हम कहते हैं कि भाई ये वन मतलब ये ऑन टू नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे y आ गया तो हम कहेंगे ये ऑन टू है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस वाले को आप 2 4 बार रिवाइंड करके देख लेना अगर ना समझ आए तो, ठीक है। जस्ट ये 2 मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं कि अगर आपको 1 1 चेक करना तो आप f(x1) इक्वल टू f(x2) करोगे, और यहाँ से सॉल्विंग करते हुए अगर आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ गया तो आप यहाँ पे 1 1 कह सकते हो। वेरिफिकेशन टेस्ट है बेसिकली ये, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो आपको y इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन रहता है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म में। देन आपके पास x की जो भी वैल्यू होगी आप इसको पुट कर दोगे यहाँ पे, सारा काटापीटी करने पे अगर आपका y आ गया तो आपका फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, एल्स ये ऑन टू नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 1 भी है एंड ऑन टू भी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ओह सॉरी, सी भी नहीं होगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसके साथ ही आपका पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी जर्नी में हमारा सपोर्ट करना है तो आप मनी डोनेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको समझ आए, अच्छा लगे, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने पिछली बार करा था तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा था, हमने इनपुट भी और यूज लगाया है, ठीक है। और बेसिकली इस मनी को हम यूज़ करेंगे और ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस एनहांस्ड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मनी आपको समझ आता है वो आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल थैंक्स टू वो बच्चे जिन्होंने डोनेशन दिया था, जिन्होंने कहीं ना कहीं अमाउंट कुछ मनी पे कराया हमें, ठीक है, दिया। सो थैंक यू सो मच मनीष मदन, गोपाल यादव, नव्या, सतीश जैन, जतिन वर्मा एंड दिव्या भगत, ठीक। मैं निकाश आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा आपको मतलब सम्मानित तरह से कहता हूँ, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम करा आपने, थैंक यू सो मच। चलो अब लेट्स मूव ऑन सेकंड चैप्टर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सेट्स वाला चैप्टर हमने पूरा कर लिया है, अब हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमको समझना है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो ये आपने अपने 7 से एकदम बेसिक से सीखा होगा कि हम जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार करते हैं, हम 2 एक्सिस बनाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है यानी कि जो नेटिव वाली एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो अप टू डाउन वाली होती है इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं इसको हम कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। 0,0 किसी भी कोऑर्डिनेट को आप एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हो, जस्ट बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए, पता होंगी भी, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 के अंदर आपके दोनों जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में आपके पास पहला नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव और फोर्थ वाले में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये तो आई थिंक बेसिक्स आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बुलाते हैं, मतलब एक्स के ऊपर जो भी पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट को भी आप कह सकते हो, इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं उनको मतलब एक्स कोमा वाई है ना, एक्स का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, ओके। एंड वाई वाले का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो मैंने पीछे लिखा है वो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो
ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच का? तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला आता है d इक्वल टू अंडर रूट पीछे वाला माइनस आगे वाले का स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाले को एक्स वाले से करेंगे और वाई वाले को वाई से, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, तो x वाले को x से माइनस करेंगे और y वाले को y से माइनस करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो उन 2 पॉइंट को हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको ए बोल दिया, ठीक है, सेकंड वाले को हमने बी बोल दिया, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 2,4 एंड ये हमारे पास गिवन है -4,12, ठीक है। चलो डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो अंडर रूट, अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको दिख रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो अब इसको रिजॉल्व करेंगे, तो -4 -2 हो जाएगा -6 का स्क्वायर और 12 में से 4 गए 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ओवरऑल अंडर रूट 100 आ जाएगा, यानी कि 100 आपका आंसर हो जाएगा। एंड यूनिट इसकी होती है, अगर यूनिट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप जस्ट यूनिट्स भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 100 यूनिट्स। चलो अगला देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ये, ठीक है, चलो हमको यहाँ पे क्वेश्चन लिखते देते हैं, तो 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं -3, y एंड 1,4 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हमें कहा गया, तो 5 यूनिट इसके बीच का डिस्टेंस है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमें ये निकालना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये क्या कहते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस -3 का स्क्वायर, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ठीक है, 1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, t की वैल्यू हमको यहाँ पे बोली हुई है 5 है, ठीक है, 5। अब बहुत साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा एंड यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस -3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो 16 को उधर भेज देंगे तो 25 माइनस 16 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बहुत साइड में अगर अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3 होता है, राइट, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 इक्वेशन बना सकते हो, एक बार आप नेगेटिव वाला 3 यूज करोगे, एक बार पॉजिटिव वाला 3 यूज करोगे, ठीक है, तो नेगेटिव वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई और पॉजिटिव वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो ऊपर वाली इक्वेशन से आपके पास y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, y की वैल्यू आपको जाएगी 7 और नीचे वाले से आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू पॉसिबल है 7 एंड 1, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज नथिंग बट ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है कि आप कैसे कट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रेशियो में एक लाइन को या फिर 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। हमको यहाँ पे डिवाइड करना है इन दोनों के डिस्टेंस को या इन दोनों के बीच के लाइन को 2 हिस्सों में m इंटू एन के रेशियो में, ठीक है, m इंटू एन के रेशियो में करना है। और ये जो पॉइंट डिवाइड करेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, जो इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, इसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई। अब ये फॉर्मूला बहुत बच्चे रटते हैं, याद नहीं होता, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। अब ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू जनरली निकालने के लिए आएगी, तो देखो एक्स कैसे निकालेंगे, क्रॉस करना होता है, क्रॉस करना तो आपको आता है ना। तो देखो अगर हम एक्स वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे एम से स्टार्ट करेंगे, एम को क्रॉस करेंगे एक्स वाले से यानी कि एम एक्स2, अब एन को क्रॉस करेंगे यहाँ पे इसके एक्स वाली वैल्यू से, तो एम एक्स2 प्लस का साइन आएगा अगर इंटरनल डिवीजन होगा, ठीक है, 2 टाइप हो सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, जस्ट साइन का फर्क रहता है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया क्रॉस करना है तो एम वाले को हम मल्टीप्लाई में भेजेंगे x2 से और एन वाले को भेजेंगे x1 से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि x वाली वैल्यू निकाल रहे तो जस्ट x वालों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन में दोनों जो भी जिस भी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उनका सम, ठीक है। सेम काम आपको y के लिए भी करना है, m को y2 वाले से मल्टीप्लाई करोगे और n को y1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस हो गया, अपॉन में m+1, ठीक है। सेम चीज आप एक्सटर्नल डिवीजन में भी करोगे, जस्ट साइन चेंज होगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एक बार लिख के करो, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही सबसे बेटर तरीके से हमें समझ आता है। तो देखो क्या क्या गिवन है एक बार देख लेना है। सो फाइंड द पॉइंट एट डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी। अच्छा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है पी
और दूसरा पॉइंट है क्यू, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 8,8, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,5। आपसे पूछ रहे कोई ऐसा पॉइंट बताओ, ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई ऐसा पॉइंट बताओ x, y, जो इनको इस दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इंटरनली करेगा और 1:2 के रेशियो में। चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ से करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 1 को हम इसके x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 8, ठीक है। मैं पूरा लिखता हूँ 1 × 8। अब क्योंकि इंटरनल डिवीजन है तो प्लस का साइन आएगा। अब 2 को इसके x वाले से करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। चलो मतलब ऐसे लिखता हूँ पहले, अपॉन में इन दोनों का सम 1 + 2, ठीक है। चलो देखते हैं, 8 × 1 = 8, 2 × 2 = 4, वो तो 2 × 2 = 4 और 8 × 1 = 8, तो मतलब 8 और 4 12 हो गए, 12 अपॉन में 3 कट करोगे तो 4 आएगा। अब y की वैल्यू निकाल लो आप ऐसी, ठीक है। चलो y की वैल्यू भी निकालते हैं सेम यही प्रोसीजर लगा के। 1 को इसके y वाले से यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो कर दिया, प्लस 2 को इसके y वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 अपॉन में 1 + 2 हो गया, कि देखो 8 × 1 = 8, 5 × 2 = 10, 10 और 8 18 हो गया, 18/3 यानी कि आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो हाँ ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/6, ठीक है। तो ईजी था, आपके पास x की y की वैल्यू आराम से निकल के आ गई। चलो अगला देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ मतलब 2 पॉइंट हमको गिवन है और मिड पॉइंट निकालना है, ठीक। टी आपके पास गिवन है, क्यू आपके पास गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,2, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -2। अब देखो वैसे तो जनरल फॉर्मूला आपको पता भी होगा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये रहता है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। जस्ट आपको एवरेज लेना है दोनों वैल्यू का। ये एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो आप अपना ये लाइन सेगमेंट मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मिड पॉइंट का मतलब दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा 1:1 के रेशियो में, ठीक है। इसको हमने कह दिया x, y, तो यही फॉर्मूला लगा दो, इससे भी सेम वही रिजल्ट निकल के आएगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले आप x से मल्टीप्लाई करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है। तो x वालों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अपॉन में इन दोनों का सम 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। चलो तो ऊपर 4 नीचे 2 यानी कि 4/2 हमारा आंसर आ गया 2। अब ऐसे ही y निकालते हैं, तो देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, मतलब y वाले से, और यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ठीक है। तो देखो एक बार लिख लेते हैं, 1 को करा 2 से, प्लस 1 को करा -2 से, अपॉन में 1 + 1, तो आपको ऊपर दिख रहा है कि 2 -2 यानी कि 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ गया 2, 0, ठीक है। x, y की वैल्यू आपके पास क्या है, यही आई है ना, ठीक है। तो 2, 0 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए। अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट गिवन है A, B, C, ठीक है, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, इन तीनों को ज्वाइन करने पे आपको मिला है यहाँ पे एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ, फिर मोड के अंदर, मतलब आपको पता है एरिया कांट में नेगेटिव, तो अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होगी तो आप उसको पॉजिटिव कर लोगे, ठीक है। हाफ, अब देखो ये फॉर्मूला लोग रटने बैठते हैं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, यही 3 पॉइंट आपके पास गिवन होंगे जिनसे ट्राइंगल बना होगा, राइट। आप देखो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हाफ, आप फिर एक मोड लगा दो, ठीक है, डंडा स्टार्ट कर दिया। अब देखो x1 से स्टार्ट करो आप, ठीक है, तो ये आपका x1 है, देन यहाँ पे काउंटिंग चलेगी, तो देखो y2 - y3 आपको दिख रहा है 1, 2, 3, यही साइक्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। अब आपने x1 लिखा है तो अब आप x2 लिखोगे। अब देखो साइक्लिक ऑर्डर 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 हो गया, ओके, 2, 3 फिर 1 आ जाएगा, तो आपको दिख रहा है ना साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। फिर x3 लिखेंगे, अब देखो 3 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, तो आपको दिख रहा है ना 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, तो आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3 यही ऑर्डर चल रहा है। इससे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया। अब अगर आपको फॉर्मूला लिखना आ गया तब तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर दोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 0,10 माइनस मतलब यहाँ पे पॉइंट्स हमको गिवन है और इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, यहीं पर हम यूज़ कर लेते हैं इसकी वैल्यूज को, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, तो 0,10 इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, -20 -30 -20 -30 और लास्ट में 10,30 10,30। चलो बढ़िया है। अभी आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको एक बार वैल्यू लिख लेनी है, फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट मत करना, एक बार फॉर्मूला ऐसे लिख लेना है इस वाले में, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो अगर आप लिख लोगे तो सही रहेगा, ठीक है, गलती कम होगी। चलो x1 कितना है आपके पास 0 है,
आप खुद सोचो, अगर x1 0 तो ऑटोमेटिकली ये पूरा 0 आएगा, तो आप ये आपको y2 माइनस y3 करने की जरूरत है। चलो प्लस x2 कितना है, -20 लिख लिया। y3 माइनस y1 करें तो y3 आपके पास 30 है, माइनस y1 यानी कि 10। 30 में से 10 गए तो 20 बचा, ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया 20 प्लस अब x3 कितना है, यहाँ पे 10 है। चलो y1 माइनस y2, तो y1 आपके पास गिवन है 10 माइनस y2, तो 10 माइनस -30, तो 10 माइनस -30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 यानी कि 40 हो गया, राइट। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो ये 40 आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। चल खत्म। चलो हाफ, अब देखो -20 प्लस 20 हो गया माइनस का 400 प्लस 10 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा। अब ये तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों कट गया तो 0 ही आ गया, तो ऊपर 0 तो पता ओवरऑल ही 0 हो गया। अब इसका मतलब ये जो एरिया है ट्राइंगल का, इन तीनों पॉइंट से जो मिलकर बना है वो 0 है, मतलब ये कोई ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये भी आप कह सकते हो, ये प्रूव करने का तरीका रहता है, अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, ये एक लाइन में है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर, एक लाइन में होंगे यहाँ पे, ठीक है, A B C, ठीक है, तो ये एक लाइन में होंगे, ये आपको पता होना चाहिए इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ QR RP। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि हाँ एक ट्राइंगल है, पहले वो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ओके ये ट्राइंगल हमने बना दिया, PQR है, ठीक है, इसके साइड से लिख लेते हैं P, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया। P की वैल्यू मतलब PQ QR ये सब गिवन है, PQR के पॉइंट्स गिवन है 0,0 4,0 एंड 4,3। चलो बढ़िया, वही लिख दिया, अच्छी बात है। अब इनको हमको कहा क्या, हमको इनका एरिया निकालने के लिए नहीं कहा, हमको कहा इनके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बने, ठीक है, जो ट्राइंगल इनके मिड पॉइंट से बने, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या एरिया होगा ऐसे ट्राइंगल का विच इज फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इनके मिड पॉइंट से, मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो बन रहा होगा उस एरिया, हमसे उसका पूछा है। यानी कि देखो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो रेड वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, आपको इसका एरिया बताना है, ना कि ग्रीन वाले का, ठीक है। चलो पहले तो पॉइंट निकाल लेते हैं, ये सारे पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये PQ का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट आपको मैंने बताया एवरेज लेना है, 0 + 4 डिवाइड बाई 2 करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके डिवाइड बाई 2, एक्स वालों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, वाई वालों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये तो आपका 2 ही आएगा, 0 + 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। ये वाला देखते हैं, 4 + 4 यानी कि 8, 8 का आधा 4, 3 और 0 यानी कि 3, 3 का आधा 1.5। अब यहाँ पे 4 और 0 यानी कि 4 हो गए, 4 का आधा 2, 3 और 0 यानी कि 3 हो गए, 3 का आधा 1.5। तो हमने लिख दिया। अब हमें रेड वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट का कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम पहले लिखेंगे इसको, ठीक है। x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, सारे पॉइंट लिख डालो, 2 0, ठीक है, 2,0 लिख लो अगर कंफ्यूजन ना हो, 4,1.5 एंड 2,1.5। एक बार आपने लिख लिया बस, अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, इसको हटा भी सकते हो आप, मतलब आप तो नहीं हटा सकते, मतलब आपको तो सॉल्व करने के लिए यूज करने का बता देते। चलो अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख देंगे। अब अगेन फॉर्मूला एक बार पूरा लिखो पहले, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में ऐसे लिख दे रहा हूँ, हाफ, फिर स्टार्ट करते हैं, पहले x1 काउंटिंग चलेगी 1 2 3, तो y2 माइनस y3, ठीक है, 1 2 3 प्लस अब x2 y3 माइनस y1, फिर x3, 3 के बाद क्या आता है 1 2, तो 1 फिर 2, ठीक है। अब देखो मेरे को लिखते लिखते प्रैक्टिस हो गई, याद मतलब ऐसा हो गया कि मैं बिना सोचे भी लिख सकता हूँ, ऐसा आपको भी हो जाएगा। मैंने कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करा है, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। चलो वैल्यूज डाल देते हैं। हाँ x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है, y2 माइनस y3 करते हैं, तो देखो y2 हमारे पास 1.5 है, माइनस y3 करेंगे तो 1.5 में से 1.5 गया 0 आ जाएगा, ठीक है, तो खत्म है। प्लस x2 कितना है 4 है, y3 माइनस y1 करते हैं, तो y3 आपके पास है 1.5 माइनस y1 यानी कि 0, तो 1.5 में से 0 क्या 1.5 ही आएगा। प्लस x3 कितना है, x3 आपके पास है 2, y1 माइनस y2 करते हैं, तो y1 आपके पास गिवन है 0, 0 माइनस 1.5 करोगे तो माइनस का 1.5 आएगा। सही, बढ़िया भाई, अच्छी बात आ गया। अब आप ये y तो 0 ही हो गया, 1.5 को 4 से करोगे तो 6 आएगा,
और -1.5 को अगर 2 से करोगे तो -3 आएगा, राइट। चलो 6 में से 3 गए 3, 3/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3/2 या फिर 1.5 भी बोल सकते हो आप। स्क्वायर यूनिट्स में इसका आंसर, ठीक है। वैसे तो यूनिट्स हो सकता है ऑप्शन में खेल जाए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स सब भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन पता नहीं चाहिए, तो आपको पता होगा 10th में आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, उसमें ये चैप्टर वगैरह थे, ठीक है। 10th में थे, 11th में थे। चलो देखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है, पता नहीं चाहिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। मोस्ट यूज है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, मेरी गारंटी है वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो m है, ये क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। किसी भी लाइन की कितनी ढलान है, ठीक है। लाइन इसकी ढलान होगी ना कुछ, ठीक है, तो इसको हम स्लोप कहते हैं। और ये जो सी है, सी का नाम होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। जस्ट सबको पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। इसको ही हम टेन थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो थीटा मतलब ये जो अभी आपकी एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना है, इसको हम टेन थीटा कहेंगे। जस्ट आप ये ड्रॉ कर लो, टेन थीटा का उतना उपयोग नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट आपको बताना चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर आपके स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके जो ग्राफ है, आपकी जो लाइन है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है। और अगर आपका एम नेगेटिव है, तो मतलब ये जो लाइन है नीचे की तरफ आ रही है। तो आपको दिखता है, मतलब पता चल रहा है ग्राफ पॉजिटिव होगा अगर आपका, तो मतलब कहते हैं ना कि मेरा ग्राफ पॉजिटिव चल रहा है, मैं बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ। और मेरा ग्राफ या दिन ही खराब चल रहा है, मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ लगातार, ठीक है ना, नेगेटिव वाला नीचे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पार्ट। तो देखो स्लोप पूछ रहे हैं, एम आपसे पूछा जा रहा है। पास थ्रू ओरिजिन का मतलब 0,0 से आपका ये जो भी लाइन है वो पास कर रही होगी। और एक और पॉइंट आपको दे दिया -3,5। जस्ट आपको यही दो चीजें, दो पॉइंट अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली स्लोप निकाल पाओगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जस्ट लगा दो, खत्म बात, ठीक है। तो देखो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0 और -3 माइनस 0, बस खत्म। आपका ये -5/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके स्लोप नेगेटिव मतलब ये ग्राफ जो भी होगा नीचे की तरफ जा रहा होगा इसका। चलो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन आपको पता होगा कि दो लाइनें जो लगातार जाती रहती है, कभी मिलती नहीं है, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्लोप का यूज करना है। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है, m1 इक्वल टू m2 आ रहा है, तो मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर m1 और m2 दो लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो लाइन अगर इक्वल है, मतलब दो लाइन अगर पैरेलल है, तो उनके जो भी स्लोप है वो इक्वल होंगे। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा, जो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट आएगा, वो -1 के इक्वल होगा। रियली इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस, ठीक है। चलो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगर आपको काफी मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि आपको कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करो, तो कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करनी होगी, तो आपको दो चीजें चाहिए होगी, एक होता है पासिंग पॉइंट और एक होता है स्लोप, ठीक है। तो जस्ट यू नीड पासिंग पॉइंट एंड स्लोप। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा। इफ अ लाइन पासेस थ्रू, तो देखो पासिंग पॉइंट आपको दे दिया 2,3 और स्लोप आपको दे दिया है 3, बस खत्म। स्लोप का फॉर्मूला देखो, कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ मतलब लाइन लिखनी होगी, फॉर्म करनी होगी, आप अपने मन से एक पॉइंट अज्यूम करोगे x, y, ठीक है। अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसको यूज कर लो तो स्लोप आपके पास गिवन है 3 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 आपका x है, मतलब y है, y माइनस 2 अपॉन में x माइनस सॉरी y माइनस 3 होगा ना, y माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 3, यानी कि y इक्वल टू 3x माइनस 3 बन गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। आ गया ना, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में आ गया। y इक्वल टू एम का मतलब 3 हो गया, स्लोप आपका 3 है, x प्लस 3। अब यहाँ पे c प्लस सी होता है, c इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो -3 चल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2,3। अब तो यहाँ पे आप दो पॉइंट दे दिए हैं, 2,3 से और 4,5 से अगर कोई लाइन पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ। अब देखो स्लोप यहाँ पे नहीं दिया है, तो सबसे पहले कार्य स्लोप निकाल। स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लेंगे, तो 5 माइनस 3, ठीक है, एंड 4 माइनस 2, बस डायरेक्ट आंसर आ गया 2/2
यानी कि 1। तो स्लोप आपके पास आ रही है 1। ठीक है भाई, स्लोप 1 अच्छी बात है। अब देखो स्लोप आपके पास 1 आ गई, पासिंग पॉइंट आपके पास 1 चाहिए रहता है, यहाँ पे तो 2 गिवन है, आप कोई सा भी उठा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेट्स से कि आपने 4,5 उठा लिया, चलो 4,5 उठाया, स्लोप आपके पास 1 है। अपने मन से हम अज्यूम करेंगे एक्स वाई को, स्लोप वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्लोप होता है 1 इक्वल टू y-5 अपॉन में x-4। स्लोप का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, उसको उधर भेज दिया तो x-4 इक्वल टू y-5। ठीक है, y को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ, तो x इसको उधर भेजोगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू x+1 आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, तो आराम से हमने फॉर्म कर लिया यहाँ पे एक और इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू mx+c वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगला टॉपिक है x एंड y इंटरसेप्ट। अब ये x और y इंटरसेप्ट होते क्या है, देख, अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो जस्ट y की वैल्यू 0 कर दो। अब ऐसे समझ सकते हो कि x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x का ही राज होगा, y इक्वल टू 0, y को खत्म कर दो। ऐसे ही अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो y का ही राज होगा, x को खत्म कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 3y इक्वल टू 2x+6। ठीक है, तो वैसे तो एक आदत बना लो कि y इक्वल टू mx+c वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो हमेशा। ठीक है, तो देखो 3 से मतलब 3 को हमने उधर डिवाइड में भेज दिया तो सबसे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये 2 बन गया 2/3x, मतलब ये नेसेसरी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा y इक्वल टू mx+c वाली, अभी कन्वर्ट कैसे करोगे, जस्ट y को एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर दो तो y 0 हो जाएगा, तो y 0 हो गया तो 2/3x+2, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो यहाँ से -3 आ जाएगी। ठीक है, सेम वे में अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो इस बार यहाँ पे आप x वाले को 0 कर दो, x वाला 0 होने का मतलब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, y इक्वल टू डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, सो ऐसे आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलो अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हमने एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी थी y इक्वल टू mx+c, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्म्स होते हैं, हमें वो देखनी है। ठीक है, तो एक फॉर्म होती है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको ये पता होनी चाहिए x/a + y/b इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि x/a + y/b इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही होते हैं। ठीक है, चलो अब निकाल के देखो तभी समझ आएगा। तो 2y इक्वल टू 6x + 5। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम a निकाल लो, a मतलब x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मतलब y वाले को 0 कर दो, राइट। x इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, y को 0 कर दो, y को 0 करेंगे तो 0 इक्वल टू 6x + 5 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -5/6। सही है, चलो बहुत अच्छे। अब ऐसे ही हम b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये x नहीं, ये वैल्यू हमारी a की है। ठीक है, हम x ऐसे बोल देते हैं a की वैल्यू। ओके, b हमारा है y इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ पे x को 0 करना पड़ेगा, y का राज रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे x 0 है तो 2y इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, आपको दिख रहा है डायरेक्ट आ रही है। सही कहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये थोड़ा खुद से भी कर लोगा। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5/2। तो देखो y भी है, चलो लास्ट में बस ये इस फॉर्म में लिख दो, x अपॉन a की जगह, मतलब ये x इंटरसेप्ट -5/6 प्लस y अपॉन b का मतलब ये नीचे वाला। ठीक है, x हमारा y का इंटरसेप्ट, ठीक है, ऊपर वाला x इंटरसेप्ट, नीचे वाला y इंटरसेप्ट, तो ये 5/2 एक लिख दिया, इक्वल टू 1। मन करे तो इसको ऊपर लिख दो, मतलब 6x मतलब माइनस का y5 प्लस 2y/5 इक्वल टू 1। तो आपको पता है फ्रैक्शन में आता है तो नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जस्ट ये आपको कन्वर्जन करना है, आपको ये पता रहेगा तो आपको x और y इंटरसेप्ट निकालना सिखाई दिया है। जस्ट राज देखो, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स का राज होना चाहिए, तो राज नहीं राज होना चाहिए, तो वाई को 0 कर दो, और वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स को 0 कर दो। ठीक है, चलो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब सारी चीजें एक तरफ कर दो इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इसको हमें कन्वर्ट करना है जनरल इक्वेशन में, 6y इक्वल टू 2x + 25 ये लिखा हुआ है ना, सारी चीजों को एक तरफ फेंक दो। ठीक है, तो मान लो मैं 6y को इधर फेंक देता हूँ, तो 2x ये माइनस का 6y होगा प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया बस। अच्छा, आप ये मुझसे कहते हैं कि भैया
हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि 2x और 25 को उधर बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। तो तब हमारा ये हो जाता है 6y माइनस 2x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। बट ना हमें चाहिए रहता है कि थोड़ा एक्स वाला पॉजिटिव रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक्स वाला टर्म पॉजिटिव रखें, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखो ए एक्स यहाँ पे आपका A2 है, बी आपका यहाँ पे -6 है, और सी आपका यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के लिए केसेस होते हैं। अगर आपके पास दो इक्वेशन है, दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, अगर पैरेलल होंगे तो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो होगा, मतलब k1/a2, ये इक्वल होगा b1/b2 के, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। फैक्चुअल डेटा आपको ये पता होना चाहिए, एंड इवन लिखोगे तो थोड़ा दिमाग में रखना, अपने आप याद हो जाए। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि सारी चीज़ें एक तरफ, तो देखो 6y को उधर भेज देता है, ठीक है। तो 3x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, चलो बढ़िया। यहाँ पे भी 12y को उधर भेज देते हैं, 6x माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x वालों का जो मतलब जो भी कॉन्स्टेंट है इनके साथ में, उनका जो रेशियो होगा 3/6, ये इक्वल होना चाहिए इनके रेशियो से, तो -6 माइनस 12। तो कट करके देखो ये हमारा आ रहा है 1/2, इसको कट करोगे तो ये भी 1/2 आएगा। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। ओके, मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। चलो अब नीचे वाला देखते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि अगर आप सबको एक तरफ फेंकोगे तो यहाँ पे एक साइड नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला केस चेक करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको भी पहले उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाले एक तरफ, मतलब सारी चीज़ें एक तरफ और बाकी इक्वल टू 0। तो इस बार -4x से इसको उधर फेंक देता है तो फर्स्ट बन जाएगा ना, 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगला देखा है, ओके। तो 3x है ना, तो 2y को उधर भेज देता है, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 इंटू a2 करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस b1 इंटू b2 करेंगे तो 6 इंटू -2, ये इक्वल आना चाहिए 0 के। तो देखो 4 3 12 और माइनस में 6 2 12, तो अगेन ये 0 आ गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, और नीचे वाला केस क्या है, परपेंडिकुलर वाला केस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। अगर हमारे पास एक लाइन गिवन हो ax प्लस by प्लस c और एक पॉइंट गिवन हो x1 y1, अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये जो d डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये मॉड इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसलिए पॉजिटिव ही रखनी होगी, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता नहीं चाहिए, तो देखो तरीका याद रख लो कि जो भी आपकी इक्वेशन होती है, आप ए को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करोगे, बी वाले को वाई वाले से मल्टीप्लाई करोगे, और सी वाले को यहाँ पे कुछ नहीं तो सी ही रहने दोगे। तो ए को x1 से करा, बी को y1 से करा और सी को एज इट इज रखा, ठीक है। और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आना ही है, ठीक है। अभी आगे एक और फॉर्मूला आएगा उसमें भी सेम रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा। सो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको ऐसे बना दिया, तो पहले इसको जनरल इक्वेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, बढ़िया। पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2,4, चलो लिख लिया। इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, राइट। इस डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया, तो डी चाहिए, पहले मॉड लिखा, अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना ही है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बढ़िया। अब देखो एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 प्लस वाई वाले को वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, ये भी होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 4 लिख लें, और यहाँ पे सी वाले को, ये कि यहाँ पे कुछ नहीं तो सी वाला ऐसे लिख देंगे, तो बस जस्ट अब सॉल्विंग बची है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 8 और 800 मतलब 312, 12 8 20 22 हो गया। तो 22 ऊपर है, अपॉन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25 हो जाएंगे, ओके। तो अंडर रूट 25 यानी कि 22/5 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, वो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, यूनिट्स में इसका आंसर आएगा। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल है
तो भाई उनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो पैरेलल लाइन आपके सामने है, एक ये येलो वाली और एक ये व्हाइट वाली, ठीक है। इनके बीच ही कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो हमेशा मेंटेन रहेगा, इस डिस्टेंस को ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब देखो इसके लिए भी फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल वाले केसेस के लिए ए और बी की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। अब कहोगे सेम तो नहीं रहती, हम बना देंगे सेम, ठीक है। ए और बी की वैल्यू तो सेम रहती है, सी1 और सी2 ही डिफरेंस बनाता है बस, ठीक है। तो इसलिए जस्ट सी1 माइनस सी2 का मॉड लेंगे और अपॉन में जो नीचे आता है वो तो आएगा ही, ठीक है। जस्ट दैट्स इट, सेम फॉर्मूला मतलब पिछले वाले से। आप देखो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन जो है ना पहले लिख लेते हैं, 3x + 2y + 10 = 0, तो यह तो जनरली क्वेश्चन वाली फॉर्म में पहले से ही है। 6x + 4y + 40 = 0। अब देखो हमें चाहिए कि ए और बी दोनों के सेम हो, तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 के टेबल से कट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 3x + 2y + 20 ये आ रहा है, राइट। तो आपकी लाइन 1 ये हो गई, लाइन 2 ये हो गई। अब आपको इनका डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर मतलब ये मोड के अंदर कौन में √a² + b², तो a² दोनों के लिए मतलब 3 और 2 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे, c1 - c2, तो 20 - 10 मतलब जो भी बड़ा हो, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया करो, अपने हो जाएगा 20 - 10, ठीक है। c1 - c2 करो चाहे c2 - c1 करो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि मोड है तो नेगेटिव आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। 20 में से 10 गए, 10 आया, अपॉन में √3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और 13 हो गए, तो √13 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है, 10/√13। चलो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का एंड इस पहले मॉड्यूल की पहले पार्ट का, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सो देखो सम स्क्वायर्ड एरर SSE। अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। एंड इसके आने के काफी हाई चांसेस है, तो आपको ये करके ही जाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक लाइन अकेले तो बनती नहीं है, काफी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, और हर पॉइंट ऐसे होता है x1 y1 x2 y2 ऐसे कर करके xn और yn मतलब n नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन करने से ही एक लाइन बनती है। अब हर लाइन में थोड़ा थोड़ा एरर होता है, हम उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए सम स्क्वायर्ड एरर वाले चीज का यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पे 10 हमने अपने मन से मान लिया कि 10 पॉइंट है, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आई की वैल्यू 10 है, तो ये फॉर्मूला रहता है सिग्मा, ठीक है, मतलब सिग्मा नहीं समीशन कहते हैं इसको, मैं सिग्मा बार बोलता हूँ। समीशन i = 1 से लेके जो भी आपका लास्ट होगा वहां तक जाएंगे, आई से मतलब 1 से लेके 10 तक, yi - mx1 - c, ठीक है। मतलब आई है तो आई क्लियर, और ये इसका पूरे का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको कहूँगा याद कर लो, ठीक है। मैं अक्सर ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट ये वाला फॉर्मूला मैं आपको जरूर कहूँगा कि याद कर लो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस कर लो इतनी कि याद हो जाए। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमको क्वेश्चन के आपसे सारी चीजें समझ आएंगी। लाइन फिट, हमारे पास एक लाइन गिवन है y = 2x + 2, बढ़िया। हमें यहाँ पे SSE निकालना है, यानी कि वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ आ गया। और हमको यहाँ पे x और y के लिए कुछ पर्टिकुलर टेबल गिवन है, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में पता रहता है कि समीशन i = 1 से लेके, अब क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है, मतलब आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 4 डब्बे तक जा रहे हैं, तो 4 तक जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है, yi - mxi, ठीक है, -c, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि y + mx + c होता है ना, जस्ट हम यहाँ पे माइनस माइनस के साइन लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन आई मतलब इन आगे वाले दोनों के साथ यहाँ पे जो भी मतलब x और y वाले वैल्यू है उनके साथ आई लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, और क्योंकि इसके नाम में सम स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये हमें सॉल्व करना चलो करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले i = 1 वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका मतलब हो गया कि y1 - mx1 - c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस समीशन का मतलब ये रहता है कि पहले i की जो नीचे वाली वैल्यू वो डालो, फिर एक एक करके ऐसे आगे बढ़ते रहो। i की वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे एंड 4 तक जाएंगे, ठीक है। ओके 2 वाली वैल्यू डालते हैं तो y2 माइनस इसको मैं लिख देता हूँ mx2 - c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे लिखते हैं प्लस y3 - mx3 - c का होल स्क्वायर प्लस y4 - mx4 - c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट आपको वैल्यू फिलिंग करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो वैल्यू डाल देते हैं, तो y1 आपके पास यहाँ पे गिवन है 5, ठीक है। 5 माइनस m आपके पास सदैव यहाँ पे गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। m की वैल्यू 2 है, 2, ओके। x1 यहाँ पे आपको गिवन है 1 माइनस c आपके पास गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता नहीं c होता है, ठीक है। तो ये 2 इस पूरे का होल स्क्वायर,
जस्ट आपको ऐसे ही बाकी वैल्यू भी यहाँ पे लिखनी है। तो देखो वाई टू आपके पास गिवन है 6 माइनस स्लोप आपके पास जो एम था वो तो 2 था, एक्स टू आपके पास गिवन है 2 माइनस सी भी आपके पास गिवन है 2, ठीक है, हमने लिख दिया स्क्वायर। आप ऐसे ही बाकी वैल्यू भी लिख दोगे, ठीक है। देखो प्लस 9 माइनस 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, और लास्ट में आपका ऐसा हो जाएगा 18 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। 5 माइनस 2 माइनस 7 करोगे तो 5 में से दोगे 3, 3 में से दोगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ गया। आप ऐसे ही बाकी सारे सबको सॉल्व करोगे, ये जितनी वैल्यूज है इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर देखने को मिलेगा 6, और यही हमारा फाइनल आंसर भी रहेगा, ठीक है। रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो याद मत करो, प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार लिख लो। याद भी क्या, मैंने इसका भी तरीका बता ही दिया मैंने। जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी लिखते हो, बस प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा दो, और ये जो x और y है इनके साथ आई लिख दो, स्टार्ट से तो ईजी है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही हमने मॉड्यूल 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको बहुत मजा आया होगा, एंड शायद जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैथ के लिए वो मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे और बताना कि हम कैसे और बेटर कर सकते हैं खुद को, ठीक है। सो आप चाहो तो स्टैट्स की समरी जाके देख सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि भैया अब आप ये मैथ का चीटी का इतना प्लान कर रहे हो तो स्टार्ट का क्या हुआ। देखो मैंने स्टार्ट के लिए भी पहले टेंटेटिव शेड्यूल डाला हुआ है। आज 15 अगस्त है, सॉरी मैं माफी में चाहता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे गर्व है अपने देश पे, ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक है। तो आज 15 अगस्त है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। एंड आज मैंने 15 अगस्त को मैंने कहा था कि मैं आपको स्टैट्स जो हमारा 0-10 कह रहा हूँ, स्टैट्स 10 की समरी दूंगा वीक 10 की, बट वो मैं आज नहीं दे पाया था क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट पे थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है। तो वो मैंने आपको लाइक टेलीग्राम पे भी बताया था, एंड साथ में मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको पोस्ट डाला था। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि भैया स्टैट का नहीं आ रहा वीडियो, वो आए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला, देखो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई बहुत लंबी चौड़ी टीम नहीं है, ठीक है। मोस्ट काम या फिर हम कह सकते हो ऑलमोस्ट सारा काम ही मुझे करना पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट भी हटाए दो, चलो सारा मेरे को ही करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। एंड इवन थोड़ा मेरे को भी अपना खुद का भी काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें तो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा एक आध दिन लेट हो सकता है, तो बट सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे टाइम से, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं होगी। एंड क्वालिटी में मैं कभी भी कोई भी मतलब डिक्रीमेंट नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ भले ही एक दिन लेट बनाऊँ बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, ठीक है। चलो, तो स्टैट्स की आप ये समरी देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है तो इसमें आप सारे वीक को कंप्लीट कर पाओगे एक बार में। इंग्लिश को भी समरी आप देख सकते हो, ये भी हमने सारी कंप्लीट कर रखी है, ये तो 12 तक है, वीक 12 तक, ओके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब वाले को, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारा कंटेंट, सारी डिटेल, सब कुछ अच्छे से मिल सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिल पाए, ठीक है। एंड ये जो अपडेट जिसके लिए आप परेशान होते हैं ना यूट्यूब पे कि भैया वीडियो कब आएगी, क्या आएगा, ये सारी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो आप रियली मैं कहूँगा मस्ट आपके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहो अच्छे से, एंड जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड एट द एंड अगर आप डोनेट करना चाहो तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।